चलो सारा काम हो गया, तो परसों ऑफिस आ रहे हैं, क्या सीन है? भाई मैं बोले जा रही हूँ तब से, कुछ बोल तो ले। मैं खाना खाते समय बोलता नहीं यार। क्यों? चल खाना तो हो गया। अरे पानी क्यों पी रहे हो यार? क्या दिक्कत है खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते? ऐसा क्यों? एकदम से ऐसा। अरे यार अब तो खाना पीना भी हो गया, अब तो बड़ी जोर से आलस चढ़ रहा है, नींद आ रही है बहुत जोर से। क्यों आती है यार खाना खाने के बाद? पता नहीं नींद क्यों आती है जब पेट भर के खाना खा लो तो। यार हम इतना, मेरे को बहुत चक्कर से आ रहे हैं। करा रहे हैं तो ग्लूकोज पी लो। यार खाने ज्यादा एनर्जी होती है, मेरे को लगता है खाना ला के दो। नहीं नहीं, जब चक्कर आते हैं ना ग्लूकोज पीने के लिए बोलते हैं। लेकिन ग्लूकोज से क्यों पीते हैं? यार कल मैं ब्रश कर रहा था, मैंने देखा मेरे मुंह में सिर्फ 28 दांत हैं, जबकि होते तो 32 हैं। वो इसी वजह तेरे पास अक्ल ही नहीं है। तो क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब अक्ल दाढ़ आती है तभी अक्ल आती है। तो देखा आपने कैसे कैसे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में चलते हैं। ये उनमें से कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स थे कि खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, जब मुंह में बाइट हो तो उस टाइम पे कुछ बोलना क्यों नहीं चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में चलते रहते हैं, और भी कई सारे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चैप्टर बेटा मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दूंगी। आपको आपके डाइजेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो आपकी डेली की लाइफ में आपके मन में अराइज होते हैं, कभी मम्मी किसी चीज़ के लिए टोक देती हैं तो हमारे मन में आता है क्यों। मैनी टाइम्स मम्मी आंसर कर देती हैं, मैनी टाइम्स मम्मी आंसर नहीं करती तो बेटा मैम उसका आंसर देने के लिए इस चैप्टर में भी। और ऐसे ही बेटा आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब आपके बारे में आप लोग जानेंगे। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, इसके बारे में बेटा हम लोग जानेंगे। तो जब हम फिजियो की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं, उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं कि डेली की लाइफ में ये स्ट्रक्चर्स हमारे कैसे हेल्प करते हैं। कुछ भी इफ एंड बट होता है तो इन स्ट्रक्चर्स पे क्या असर पड़ेगा, क्या खाने से इन स्ट्रक्चर्स पे क्या रिएक्शन हो सकता है, कैसा बेटा ये रिएक्ट करेंगे, वो सब बेटा हम इस चैप्टर में और आने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी के कई सारे चैप्टर्स में जानेंगे। सो वेलकम टू पढ़ ले नीट। आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, योर जूलॉजी मेंटर। और जूलॉजी में बेटा क्लास 11th की अगर मैं बायो की बात करूँ तो क्लास 11th में जूलॉजी के अंदर बेटा आपके 10 चैप्टर्स आर देयर। हाउ मेनी? 10 चैप्टर्स आर देयर आउट ऑफ 22 जो कि आपके टोटल बायो के चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स आर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, इन जूलॉजी के चैप्टर्स में बेटा आपका एनिमल किंगडम आता है, आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स आता है, बायोमोलिक्यूल्स आता है, फिर आता है बेटा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे लगता है कि पहले बच्चों का ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है। यस, इसलिए बेटा सबसे पहले हमने इस चैप्टर से शुरुआत की। तो जैसा भी आपने क्वेश्चंस देखे कि मन में बच्चों के क्या क्या आ रहा है कि खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी की जैसी बेटा मैं बात करती हूँ, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स मतलब मैं बात कर रही हूँ ऑर्गन्स की, ऑर्गन्स से कंपाइल होकर के बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स। उन ऑर्गन सिस्टम्स के बेटा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उनका नॉर्मल फंक्शन है, इन सब की स्टडी को बेटा हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जब तक आपको किसी भी ऑर्गन का नॉर्मल नहीं पता होगा तब तक आप कैसे बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन में एबनॉर्मलिटी बताने के लिए आपको उसका नॉर्मेलिटी पता होना चाहिए, है ना, कि ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, तो बेटा अगर हम उसकी कोई भी एबनॉर्मलिटी की स्टडी करते हैं और हम उस ऑर्गन रिलेटेड कोई भी डिजीज़ की स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, चैप्टर के एंड में बेटा हम छोटी छोटी पैथोलॉजीज़ की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होगा, हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेस की बात करेंगे। आगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी सिस्टम्स बेटा आपके खत्म होते जाएंगे, हम उन सिस्टम से रिलेटेड बेटा जो भी पैथोलॉजी यानी कि जो भी डिजीज्ड पार्ट है, हम उसका भी छोटा मोटा ही सही पर डिस्कशन करेंगे। यस, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे ही मैं बोलती हूँ डाइजेशन, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आते हैं वो ये, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाई इट इज नीडेड, देन हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड एंड वेयर इट इज़ परफॉर्म्ड। क्या होता है डाइजेशन, क्यों होता है डाइजेशन मैम, कैसे होता है डाइजेशन और कहाँ होता है डाइजेशन।
पहले हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही बेटा मैं बोलती हूँ कि व्हाट इज डाइजेशन, इट इज सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। ठीक है, तो व्हाट इज डाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of non-absorbable food particles into simpler absorbable forms। ठीक है, तो क्या होता है बेटा डाइजेशन? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसको हम एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, हम बेटा खाना खाते क्यों हैं? टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, जब तक बेटा फूड पार्टिकल जो आपने इनटेक किया है, जब तक बेटा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो आपको एनर्जी नहीं दे सकता। ठीक है, इस वजह से उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज मस्ट। आप पानी पी लो, पानी एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज हम देते हैं ना, जब कभी भी आपको चक्कर आते हैं तो चक्कर आने पे बेटा आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है। ठीक है, उस ग्लूकोज पिलाने में बेटा क्या होता है, ग्लूकोज पिलाने से आपको इंस्टेंट मिलता है एनर्जी। आपने कभी टीवी में ग्लूकॉन डी का ऐड देखा होगा, तो उसमें भी लिखा हुआ आता है ग्लूकॉन डी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्यों बोलते हैं ग्लूकॉन डी को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी? जब हमें चक्कर आते हैं तो मैडम भाग के जाके अपना लंच बॉक्स या हमारा लंच बॉक्स निकाल के क्यों नहीं लाती हैं? हमारे लंच बॉक्स में मम्मी ने हमें जो खाना पैक किया डेफिनेटली उससे हमें एनर्जी मिलेगी। मैडम हमें हमारे लंच बॉक्स से वो खाना निकाल करके क्यों नहीं खिलाती? उस कंडीशन में जब हमें चक्कर आते हैं, हम बेहोश नहीं हुए, हमारा मुंह अभी चल सकता है ना, तो मैडम हमें लाके हमारा लंच बॉक्स क्यों नहीं खिलाती हैं? वो हमें ला करके ग्लूकोज क्यों पिलाती हैं? Why it is known as instant source of energy? एक क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ग्लूकॉन डी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जैसे मैंने बोला आपने कार्बोहाइड्रेट खाया बेटा, कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज। ठीक है, अभी मैं बहुत सिंपल वर्ड्स लिखूंगी जो आपने कभी पढ़े हैं, सुने हैं या आगे मतलब आपको पता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज अभी यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसने टूट के ग्लूकोज बनाया। हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन ने टूट करके अमीनो एसिड्स बनाया। अब ये हो सकता है आपने सुना भी हो सकता है वैसे तो सुना होगा क्योंकि डाइजेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने लिपिड या कुछ भी फैटी खाया, तो बेटा उस फैट ने टूट करके क्या बनाया? उस फैट ने टूट करके बनाया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैट ने टूट के क्या बनाया बेटा? फैट ने तोड़ के बनाया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो हमने बेटा जो कुछ भी खाया, जब तक वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी, तब तक आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, और ये बेटा जो कुछ भी हम खा रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज डाइजेशन। तो डाइजेशन में हमने क्या किया? इट इज सिंपली द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ, कॉम्प्लेक्स भी हम ऐड कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, इसको हमने बोला डाइजेशन। अब अगला क्वेश्चन, वाई मैम, क्या जरूरत है, क्यों करना है डाइजेशन? इसलिए करना है बेटा टू ऑब्टेन एनर्जी। क्यों करना है बेटा? टू ऑब्टेन, बहुत सिंपल वर्ड्स में बेटा इसको हम करेंगे, इट इज परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। और ये एनर्जी बेटा आपको कब मिलेगी? जब आप कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म को, जिसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है। तो क्या होता है डाइजेशन, ये होता है मैडम। इसमें हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिंपल फॉर्म्स हैं दे आर इजीली और रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, जबकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को बेटा आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, नहीं कर पाती है। और अगर आप बेटा ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में नहीं तोड़ेंगे, या आपका सिस्टम अगर या आपकी बॉडी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म्स में नहीं टूटेंगे तो वो खाना आपके किसी काम का नहीं है। समझे कि नहीं? चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन आपके अंदर आता है कि मैडम हाउ दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज परफॉर्म्ड इन दी बॉडी। तो बेटा दो तरीके से ही डाइजेशन का प्रोसेस आपकी बॉडी में परफॉर्म होता है। फर्स्ट इज मैकेनिकली, एंड सेकेंड इज बायोकेमिकली। ठीक है, तो दो तरीके की बेटा आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, मैकेनिक रिएक्शंस और मैकेनिकल रिएक्शंस, एंड सेकंड इज बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब इस मैकेनिकल रिएक्शन में क्या क्या आता है, मैकेनिकली हम कैसे इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो बेटा मैकेनिकली दो काम होते हैं। सबसे पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जिसको बेटा हम बोलते हैं च्यूइंग। ठीक है, आप खाने को जो चबा रहे हो वो बेटा क्या है, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा बेटा इसमें जो होता है मैकेनिकल पेरिस्टाल्सिस। आई एम डेफिनेटली मतलब आई एम डैम श्योर कि ये शब्द जो मैं लिख रही हूँ ये आपको सुने सुने नहीं लग रहे हैं, सुने सुने लग रहे होंगे, राइट। सूना सूना अगर लग रहा है बेटा मतलब 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा है। एंड आई एम डैम श्योर कि मेरे बच्चे 10th में बहुत ही फ्लाइंग कलर्स से पास होने वाले हैं और उन्होंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको डिटेल में समझा भी है। मेरा काम है कि पिछला रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाना। ठीक है, तो दो तरीके से बेटा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। पहला, मैकेनिकल में हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, हम उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो पहला बेटा ब्रेक डाउन करने के लिए हम खाने को चबाते हैं, वी च्यू दी फूड। ठीक है, तो च्यूइंग और मैस्टिकेशन ये बेटा पहला मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। दूसरा बेटा पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपके एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, जो क्या करता है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा मैकेनिकल प्रोसेस। अब बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, इसमें होती हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस। क्या होते हैं बेटा इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस। और क्या होते हैं बेटा एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो मतलब सेल के अंदर, कैटलिस्ट मतलब जो किसी भी रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन को या उसकी रेट को फास्ट कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा बायोकेमिकल डाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस में हम क्या पढ़ते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस। और आपको पता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डाइजेशन कई सारे एंजाइम्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और आई मस्ट से अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे कि बेटा वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल में तोड़ते हैं। और यही सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें 3 आंसर्स तो मिल गए कि क्या होता है डाइजेशन, क्यों होता है डाइजेशन और कैसे होता है डाइजेशन। चौथा, कहाँ होता है डाइजेशन, तो आप सबको पता है मैडम, डाइजेशन होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, तो बेसिक से हमें 4 आंसर्स मिल गए हैं हमारे 4 बेसिक से क्वेश्चन के। बाकी जो क्वेश्चंस आपके मन में है बेटा, जो मेन क्वेश्चंस आपके मन में, जिनमें से कुछ की झलक मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बेटा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा, कि चक्कर आने पर मैडम हमें हमारे लंच बॉक्स में मम्मी ने जो भी मील पैक करके दिया है वो क्यों नहीं खिलाती हैं, वो हमें ग्लूकोज क्यों पिलाती हैं। क्योंकि बेटा अगर हम मील खाएंगे तो मील के डाइजेशन में इट टेक्स टाइम ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। ठीक है, एंड ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे क्योंकि ग्लूकोज तो सिंपल है ना, आप अगर खाना खाएंगे, आप अगर चपाती लेते हैं बेटा जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, वो 4-5 घंटे में टूट के ग्लूकोज बनाएगा, फिर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, फिर बेटा जाकर के आपकी बॉडी में एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वहीं मैं आपको डायरेक्ट ग्लूकोज पिला रही हूँ तो ग्लूकोज आपने डायरेक्ट पिया, रेडिली एब्जॉर्ब हो गया और इंस्टेंटली आपको एनर्जी दे दिया।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और उसका आंसर बेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों में से काफ़ियों को ये कंसेप्ट पहले से भी पता होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से एक कंसेप्ट अपना ये हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की। सिंस दिस इज अ सिस्टम, ये बेटा आपका एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कौन कौन से बेटा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं? वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल, while the other is digestive और accessory glands। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में कुछ तो रोल प्ले कर रहे होंगे, इनको बेटा हम एसेसरी या सपोर्टिव ग्लैंड्स बोल देते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कुछ कुछ सीक्रीशन बना करके जो कि इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। When I talk about digestive glands, तो कौन कौन से digestive glands we have? We have salivary glands, we have liver, we have pancreas, gastric glands and intestinal glands। ठीक है, इनमें बेटा एक चीज़ आपको पता भी होगी, फिर भी हम लिखेंगे, एंड दैट इज कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। It is the largest gland of the body। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल की। तो नाम ही है बेटा कैनाल, मतलब कुछ तो ट्यूब जैसी बात हो रही है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which is wider in some of its part and narrower in many of its part, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहीं कहीं तो काफ़ी वाइड है, चौड़ा है, कहीं कहीं काफ़ी पतला है, ठीक है। और बेटा इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इट वेरीज फ्रॉम 6 to 9 मीटर्स, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। ह्यूमन से बेटा अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं बेटा। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर with or tube with 2 openings, ठीक है। ये 8 से 9 मीटर लंबा ट्यूब होता है जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। व्हाट आर दोज ओपनिंग्स? वन इज द एंटीरियर ओपनिंग, अदर इज द पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग क्या होती है बेटा? आपकी माउथ, एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज एनस। बायो में ये कुछ टर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, ठीक है। एंटीरियर मतलब आगे वाला। अब हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से मैम आगे वाला मतलब ये? नो, हम बेटा 2 पैर पे आ गए हैं, बाइपेडल हैं, बाइपेडल मतलब 2 पैर वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अगर हम इवोल्यूशन देखें, ह्यूमन इवोल्यूशन अगर हम देखें तो बेटा हम ऐसा मानते हैं कि पहले हम 4 पैर पर थे, राइट। आप गाय को देख लो, ठीक है, गाय भी 4 पैर पर है। तो गाय में आगे वाला पोर्शन क्या होगा? उसका हेड पार्ट, ठीक है। तो हमारा भी बेटा, क्योंकि हम 4 पैर से 2 पैर पे आए हैं ना, हम टेट्रापोड से बाइपेडल बने हैं ना, ठीक है। हम है तो वैसे भी हमारे पास पोडा तो 4 ही है, वी हैव 4 लिम्स, वी हैव हाइंड लिम्स, लेकिन अब हम चलने में केवल 2 पैर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सीधे हो चुके हैं। हमारा पोस्चर जो है वो इरेक्ट हो चुका है, हम सीधे हो चुके हैं, और इसकी वजह से जो हमारा सर पहले आगे आता था अब वो सर हमारा ऊपर हो गया है। सो दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, एंड पैर की तरफ वाला बेटा जो पोर्शन होगा दैट विल बी दी पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। आगे वाला, जब हम ज़मीन की तरफ थे तो ये हमारा ज़मीन की तरफ वाला पार्ट था,
ठीक है। तो हमारा जो फ्रंट है बेटा, दिस इज नोन एज वेंट्रल। तो वेंट्रल, VENTRAL, वेंट्रल पोर्शन बेटा इज टुवर्ड्स योर बेली। तो जहां आपका बेली होता है वो आपका वेंट्रल पोर्शन होता है, एंड योर बैक इज योर डॉर्सल। साइड में जो होता है दिस इज लेटरल। जनरल बता दिया है, डिटेल में बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन दी चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यस, थोड़ा बहुत बेटा मैं आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बिल्कुल चीज़ें। एलिमेंट्री कैनाल के बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, हमने ये तो बोल दिया कि इसमें 2 ओपनिंग होती है, वन इज दी माउथ, अदर इज दी एनस। अब माउथ से एनस के बीच में बेटा क्या क्या होता है उसके बारे में एक बार चर्चा करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट इज योर माउथ, जहाँ से आपने इंजेक्शन किया, इनटेक ऑफ फूड। माउथ से बेटा खाना जाता है आपके ओरल और बक्कल कैविटी में। कहाँ जाता है? ओरल और बक्कल कैविटी में। यहाँ से बेटा खाना जाता है आपके फेरिंग्स में। फ्रॉम फेरिंग्स इट मूव्स टू ईसोफेगस, ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप, right? From esophagus, your food reaches to stomach. From stomach, it reaches to intestine, and at last it reaches to the anus. ठीक है, और एनस इज दी ओपनिंग जहाँ से जो भी अनवांटेड या अननेसेसरी या जो भी एक्स्ट्रा था, ठीक है, जो हमारे किसी काम का नहीं था, उसको हम एनस से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। माउथ तो सिंपल ओपनिंग होगी। ओरल और बक्कल कैविटी में बेटा व्हाट आर स्ट्रक्चर्स वी हैव टूथ और टीथ, वी हैव टंग, वी हैव पैलेट। पैलेट में वी हैव हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, these are the structures present in the oral or buccal cavity. Now what all structures are present in the pharynx, or what are the various types of or parts of pharynx? It is nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. ठीक है, these are the 3 parts of pharynx: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. ईसोफेगस का हम अलग से कोई पार्ट नहीं बताएंगे। जब हम ईसोफेगस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम इसका अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3 में क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टमक, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे आपके इंटेस्टाइन के क्या पार्ट्स होते हैं। देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, and large intestine. Small intestine के parts are duodenum, jejunum and ileum. Large intestine के parts are cecum, colon, rectum, and the last part is the anus or anal opening. So this is the parts, or these are the parts of alimentary canal, or this is the flow chart showing the parts of alimentary canal. मैंने कहा कहीं पर ये एलिमेंट्री कैनाल पतली होती है, कहीं पर ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, बस यही है ये फुल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही। इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जगह जगह पे ना कुछ चैनल्स बने हुए हैं, मस्कुलर चैनल्स, जिनको हम बेटा स्फिंक्टर्स बोल देते हैं, जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड की एंट्री को रोकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेटा हम आगे पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब तक आई एम श्योर मैंने जो भी पढ़ाया है कुछ भी नया नहीं था आपके लिए, थोड़ा सा नया आपको यहाँ मिलेगा, ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैडम ओरिजिन का क्या मतलब है? ओरिजिन समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। किसकी हिस्ट्री में?
मैंने भारत के इतिहास की बात नहीं करनी यहाँ पे, वो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, हिस्ट्री थोड़ी अपनी कमज़ोर रही है। लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन की, तो हम जाएंगे बेटा एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री में। आज हम ऐसे हैं ना, आज हम खाना खा रहे हैं ना अच्छे से, आज हमारे सारे सिस्टम्स डेवलप्ड हैं ना, लेकिन जब बेटा हम बनने शुरू हुए थे, हम कैसे बनने शुरू हुए थे आप सबको पता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप सब लोग पढ़ चुके हैं। एक एग था, फीमेल गेमीट, एक स्पर्म था, मेल गेमीट, इन दोनों के मिलने पर बेटा क्या बना, जाइगोट बना। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन दोनों के मिलने को हमने बोला फर्टिलाइजेशन, और इनके मिलने से बेटा क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। दिस जाइगोट इज अ सिंगल सेल। हम भी सिंगल सेल हैं क्या? नहीं, हम तो मल्टी सेलर हैं, और हमारे अंदर कितने सेल्स हैं वी कांट इवन काउंट, ठीक है, अनकाउंटेबल है भाई, आप गिन भी नहीं सकते हमारे अंदर कितने सेल्स हैं। फिर ये एक सेल से मल्टी सेलुलैरिटी की जर्नी पे एक बार अगर हम छोटा सा डिस्कशन करें, फिर बेटा आपको समझ में आएगा कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? 3 जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं बेटा? जर्म लेयर्स होती हैं आपके पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं बेटा? One is the ectoderm, other is the mesoderm, and third is the endoderm, ठीक है। हम बेटा इन 3 जर्म लेयर्स से बने हैं, ठीक है। रुको, अभी और डिटेल में बता रही हूँ बेटा मैं इसके बारे में। जाइगोट बना, जो कि अभी एक सिंगल सेल है बेटा। इस जाइगोट के अंदर बेटा डिवीजन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? माइटोटिक डिवीजन शुरू हुआ। इसके अंदर माइटोसिस शुरू हुआ, ठीक है। माइटोसिस की वजह से बेटा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, यानी कि फर्स्ट माइटोसिस हुआ, ठीक है। इसकी वजह से बेटा ये एक सेल से कितने बन गए? 2 बन गए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा रिपीटेड रिदमिक माइटोटिक डिवीजन होते गए। रिपीटेड मतलब बार बार, रिदमिक मतलब एक रिदम में बार बार ये माइटोटिक डिवीजन होते गए होते गए होते गए होते गए। कब तक होते गए मैडम? जब तक हम मल्टी सेलर इतने सारे नहीं बन गए, नहीं, ये बेटा रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुए तब तक। ये क्या है? जाइगोट आपका क्या है? 1 सेल्ड स्टेज है, सिंगल सेल है बेटा। इसमें जैसे ही इसके अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ या फर्स्ट माइटोसिस कंप्लीट हुआ, ये बेटा बन गया आपका 2 सेल्ड स्टेज। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इन दी चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन विच इज़ इन योर क्लास 12th सिलेबस, ठीक है। अभी बस एक सुपरफिशियल व्यू दे रही हूँ ताकि आपको एक्टो, मीजो और एंडोडर्म के बारे में समझ में आए, कैसे हम बने, हमारा सिस्टम बना, उसके बारे में थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। ये बेटा माइटोटिक डिवीजन कब तक चलेगा? जब तक कि ये 32 सेल्ड स्टेज तक नहीं पहुँच जाता। कब तक? 32 सेल्ड स्टेज तक। और इस स्टेज को बेटा हम बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? ब्लास्टुला। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये बेटा कि जो साइज़ जाइगोट का होता है वही साइज़ आपके ब्लास्टुला का भी होता है। जाइगोट में ये सिंगल सेल्ड है, ब्लास्टुला में ये 32 सेल्ड है, पर साइज़ दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हम अब बेटा गिनना मत, यहाँ पे 32, मैं 20 बना पाई हूँ स्पेस में, लेकिन 32 होते हैं, ठीक है। तो ये 32 सेल स्टेज को बेटा हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला बेटा जब 32 सेल स्टेज, ये जो स्ट्रक्चर है आपका ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला क्या करता है बेटा? ये ब्लास्टुला में एक
ये जो सेल्स हैं ब्लास्टोमियर्स जिनको हम बोलते हैं, ये ब्लास्टोमियर्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, कुछ साइड में अरेंज हो जाते हैं, कुछ बीच में आ जाते हैं। जो साइड में अरेंज हो जाते हैं उनको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, जो बीच में आ जाते हैं उनको हम इनर सेल मास बोलते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट बनी है बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसकी एक कवरिंग होती है जोना पेलिसिडा, उसको ब्रेक कर देते हैं। एक बार बेटा जोना पेलिसिडा टूट गई, फिर इसका साइज बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, इस पिछले कुछ सेकंड से मैंने जो कहानी बोली है ना, इस कहानी पर आप ज़्यादा गौर नहीं करेंगे कि मैडम आपने क्या क्या बोल दिया। बस आप इतना समझो कि मैंने जो कहानी सुनाई, बस आप उसका मेन थीम याद रखो कि साइज अभी सेम है, कुछ तो मैडम सेल्स का रीअरेंजमेंट होगा, उनमें से कुछ तो निकलेंगे ऐसे एंजाइम्स जो कि इसकी कवरिंग को तोड़ देंगे, जिस कवरिंग की वजह से इसका साइज बढ़ नहीं रहा था। एक बार वो कवरिंग टूट गई, उसके बाद बेटा इसका साइज बढ़ता है और ये जाके अपने आप को मदर के यूटरस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने टूटती है, पढ़ी होगी आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 10th में, ये क्या करती है बेटा, उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर जाकर के अपने आप को इम्प्लांट करती है, अपने आप को सेटल करती है। ठीक है, ये हो गया बेटा मदर का साइड में। ये यूट्राइन लाइनिंग है तो मैं इसको रेड कलर से दिखा रही हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसे रहेगी जिसके अंदर ये बेटा अपने आप को एम्बेडेड कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये मदर की यूट्राइन लाइनिंग के अंदर ये जाकर के एम्बेडेड हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है बेटा इस पर्टिकुलर पार्ट में, आप ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि बेटा जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी क्लास 12th में, तब बेटा मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज़ समझाऊंगी, लिखाऊंगी, तो आपको डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी बेटा इसको मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ओरिजिन बताना है। ठीक है, ऐसे ही ये चारों तरफ भी बेटा ये मदर का यूट्रस जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, वो इस बच्चे को डेवलपिंग एम्ब्रियो को एमएस से इस तरीके से कवर कर लेती है। ठीक है, और ये बाकी का यूट्रस पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से बेटा अंदर जाकर के बच्चा इम्प्लांट करता है। फिर ये जो इनर सेल मास है बेटा, ये इनर सेल मास 3 लेयर बनाता है। सबसे बाहर जो बन रही है बेटा, इसको हम बोल देते हैं एक्टोडर्म। बीच में बेटा जो बनती है उसको हम बोल देते हैं मीजोडर्म। अलग अलग कलर में इस तरह से यूज़ करें ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, ये होती है बेटा आपकी मीजोडर्म, बीच में कैविटी, वापस से आपकी मीजोडर्म, और फिर बेटा सबसे अंदर जो होती है वो होती है आपकी एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पर बेटा आप मीजोडर्म की 2 लेयर देखेंगे और इन दोनों के बीच में आप एक कैविटी देखेंगे। ये वाला बेटा जो पोर्शन है ना, ये आगे भी मीजोडर्म, पीछे भी मीजोडर्म, बीच में बेटा एक कैविटी है। अब बस इसको यहीं छोड़ते हैं। आपको बस ये समझ में आ गया कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये 3 लेयर्स बनती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं 3 लेयर्स से बेटा आपकी पूरी बॉडी बनती है। एक जनरल सा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए, एक्टो मतलब बाहर, तो एक्टोडर्म बेटा कौन सा पोर्शन होगा, जो सबसे बाहर वाला है। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप ये बताइए कि आपकी बॉडी में सबसे बाहर वाला पोर्शन क्या है। क्या है आपकी बॉडी में सबसे बाहर? वी हैव स्किन। ठीक है, तो स्किन किससे बनी है बेटा? स्किन बनी है आपके एक्टोडर्म से, राइट। और आपकी बॉडी में सबसे अंदर क्या है? सबसे बाहर का तो हमने बता दिया स्किन है मैडम, सबसे अंदर क्या है बेटा? तो सबसे अंदर आपकी बॉडी में है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बेटा सबसे अंदर आपकी बॉडी में? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल बेटा किसकी बनी होती है? ये एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है आपके एंडोडर्म की। ठीक है, बाकी जो कुछ भी है बेटा वो आपके एलिमेंट्री कैनाल और स्किन
इसके बीच में प्रेजेंट होता है। जब मैं आपको टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। स्किन है मैडम, एक्टोडर्म की बनी है। स्किन के नीचे क्या है तो आपको पता है मैडम, मसल्स है, फैटी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। स्किन के नीचे है ना तो मीजोडर्म का है। बोन भी है मैडम, मीजोडर्म की है। कार्टिलेजेस भी है मैडम, मीजोडर्म की है। और उसके अंदर चले जाओ तो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, मीजोडर्म की हैं। तो मैडम सब कुछ मीजोडर्म से है। फिर एंडोडर्म से क्या है? एंडोडर्म से आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल और स्किन के बीच में बेटा जो कुछ भी है वो किससे बना है? आपके मीजोडर्म से। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बेटा एक्टोडर्म का डेरिवेटिव है, कुछ ऐसे जो एंडोडर्म से डेराइव्ड हैं। अदरवाइज बेटा सब कुछ आपके मीजोडर्म से बना है। ठीक है, हम डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते बेटा कि क्या मैडम सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म से बनी होती है? हाँ, सबसे अंदर होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होगी आपकी एंडोडर्म की बनी होगी? नहीं। इस एलिमेंट्री कैनाल के जो ओपनिंग्स हैं, माउथ एंड एनस, ये दोनों ओपनिंग्स बेटा आपकी स्किन से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप बताइए। ठीक है, दिस इज माउथ। तो माउथ बेटा आपका ये जो लिप्स हैं, ये लिप्स आपकी स्किन से कनेक्टेड है ना, तो ये बेटा एक तरीके से आपके स्किन का ही मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो भी टिश्यू है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में, तो बेटा यहाँ पर जो भी टिश्यू है वो स्किन का मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग्स हैं वो बेटा किससे डराइव्ड हैं? आपके, अब मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे बेटा आपका जो दिस इज एक्टो एंडोडर्मल। ठीक है, ये एक्टोडर्म से भी बनी है और एंडोडर्म से भी बनी है। अब एक्टोडर्म से क्या बना है इनका और एंडोडर्म से क्या बनाया है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा एक्टोडर्म से बना है आपका माउथ टू हार्ड पैलेट। ठीक है, पहला पार्ट। माउथ से लेके हार्ड पैलेट तक का बेटा जो भी पार्ट है ये किससे डेराइव्ड है? एक्टोडर्म से। दूसरी ओपनिंग कौन से बेटा? दूसरी ओपनिंग है आपकी एनस। ठीक है, एनस से ऊपर बेटा एक छोटी सी एनल कैनाल होती है। तो इसको मैं यहाँ पे और क्लियर लिख दूं तो इसको हम लिख देंगे एनल कैनाल टू एनस। एनल कैनाल टू एनस, ये भी बेटा किससे बना है? आपके एक्टोडर्म से। तो मैडम अब एंडोडर्म से क्या बना है? रेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल excluding this one, complete or rest part is derived from the endoderm. I cannot use the word complete because complete elementary canal में तो आपके ये पार्ट भी आ जाते हैं ना। तो excluding these parts of elementary canal, rest part of elementary canal is derived from endoderm. ठीक है, तो ये रेस्ट पार्ट में बेटा हार्ड पैलेट के बाद क्या आता है आपका? सॉफ्ट पैलेट। और एनल कैनाल या एनस से पहले क्या आएगा बेटा? आपका रेक्टम। तो फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट till this rectum your elementary canal is derived from endoderm, जबकि बेटा माउथ से लेके हार्ड पैलेट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज द एनल कैनाल टू एनस, दिस पार्ट इज derived from ectoderm. आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? इट इज एक्टो एंडोडर्मल। अब आप कहेंगे मैडम एनसीईआरटी में दिस इज नॉट मेंशन्ड, व्हाई यू आर टीचिंग दिस? आई एम टीचिंग दिस जस्ट to make your concepts very clear from zero और I must say from basics. ठीक है, सिर्फ बेटा हमें पढ़ना ही नहीं है, थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ नीट। ठीक है, नीट अगर आपको निकालना है तो थ्योरी तो उसका एक पार्ट है। एक्चुअल में तो वहाँ पे बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। नाउ फ्रॉम विच बुक यू हैव टू प्रैक्टिस और यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो बेटा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिसिंग पार्ट यू विल कम टू एनकाउंटर दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर विच इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन से एनकाउंटर करेंगे, कुछ ऐसे पार्ट से एनकाउंटर करेंगे। आप कहेंगे मैडम ये एनसीईआरटी में नहीं है। बेशक बेटा वो एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखी हुई हर एक लाइन के पीछे ही बेटा एक कहानी है। ठीक है, वो कहानी आपको हमने सुनानी है।
ठीक है। तो हम जो कहानी सुना रहे हैं वो शांति से सुनो, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड बाय द एंड ऑफ चैप्टर आई कैन गारंटीड कि आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर से बेटा कोई भी डाउट नहीं रहेगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड, राइट। अगर नीट निकालना है तो यही चाहिए हमें, है ना। तो मैं नई तो हूँ नहीं, पिछले 8-9 सालों से पढ़ा रही हूँ, कई सारे सिलेक्शंस दिए हैं इन एम्स, इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। और बात करूँ बेटा इंडिया के कुछ ही ऐसे स्टेट्स होंगे जहाँ पे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं होगा मेडिकल कॉलेज में। कुछ तो बेटा MBBS ख़त्म कर चुके हैं, दे आर परस्यूइंग देयर PG, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं आप कुछ, है ना। तो कुछ चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से आप सीखो कि मैडम अगर कुछ इतना एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं, बहुत एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन एक बात बोलूँ, जब हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, कंसेप्ट तो बेटा उसी से ही क्लियर होते हैं। मज़ा तो तभी आता है कि मैडम ये NCERT में नहीं लिखा है, लेकिन हाँ मैंने वो क्वेश्चन किया था, उसमें मैडम यहाँ से कुछ कुछ लिंक कर रहा था। तो वो बेटा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, देन यू विल कम टू नो कि हमारा ये थोड़ा थोड़ा ऊपर या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने का पर्पस क्या होता है। नीट में अभी बेटा ये ट्रेंड चल रहा है कि डायरेक्टली लाइन आपकी NCERT से उठ के आ रही है पिछले 2-3 सालों से। उससे पहले बेटा NCERT से डायरेक्ट लाइन भी उठ के आती थी, बहुत बार बेटा NCERT से डायरेक्ट लाइन नहीं आती थी। NCERT की लाइन के पीछे जो कहानी है, उस कहानी से बेटा आपके क्वेश्चंस आते थे, जिनको हम बोलते थे कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक है डायरेक्ट लाइन फ्रॉम NCERT, अदर इज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेटा आपके इन्हीं से क्लियर होते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, उस लाइन के पीछे की कहानी पढ़ते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है, मुंह चबा रहा है ये, हाँ कुछ 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 खा रहा है, और फिर वो बेटा इसके ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जा रहा है, स्टमक में 4-5 घंटे रुकेगा, वहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन होगा, फिर मतलब वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, फिर बेटा वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर बेटा जो भी किसी काम का नहीं है, वेस्ट है, उसको एनल कैनाल से या इनस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा आपका बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दी वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वन बाय वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले आपके माउथ से। माउथ क्या है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक ओपनिंग। ये एक हॉरिजॉन्टल स्लिट जैसी ओपनिंग है। guarded by upper and lower lip। ठीक है, जो कि किससे गार्डेड है? एक अपर लिप से और एक लोअर लिप से, बस। और इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं जानना है। माउथ के बाद बेटा हम कहाँ एंटर कर जाते हैं? हम एंटर कर जाते हैं ओरल कैविटी में या बक्कल कैविटी में। नाउ व्हाट ऑल पार्ट्स वी हैव इन द बक्कल कैविटी? We have 3 parts. We have teeth, we have tongue, we have palate। ठीक है, तो एक एक करके बेटा तीनों के बारे में पढ़ेंगे। टीथ, टंग, पैलेट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं बेटा, तो टीथ से आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं बेटा। पहली बात तो ना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि बहुत सारे बच्चे में एक दांत है तो टीथ है, बहुत सारे तो टीथ्स हैं। फिर ऐसा नहीं होता है, एक दांत है तो टूथ है, ठीक है, और बहुत सारे हैं तो टीथ है। तो टीथ इज एक्चुअली अ प्लूरल वर्ड, ठीक है, सिंगुलर इज टूथ, है ना। चलिए, तो बेटा जब मैं टीथ की बात करती हूँ तो इसमें हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या? वी हैव टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, और हम सिंगल के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। We have to go through the type of dentition we have, type of dentition humans have, किस तरीके के दांत होते हैं हमारे पास, and we need to go through the dental formula। ये 3 चीज़ें बेटा हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है, टीथ के अंदर। यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ से तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ टाइप ऑफ डेंटिशन
और डेंटल फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से कई बार बेटा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो पहले ये दो छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, टाइप ऑफ डेंटिशन और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ डेंटिशन की, ह्यूमन डेंटिशन बेटा हम 3 पॉइंट्स से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज हेट्रोडोंट, अदर इज डाइफायोडोंट, and third is thecodont. These are the points which defines a human dentition, ठीक है। ह्यूमन डेंटिशन को डिफाइन करने वाले बेटा ये 3 पॉइंट है। पहला हेट्रोडोंट, डोंट का मतलब तो बेटा आपके टीथ हो गया, दांत, ठीक है। हेट्रो मतलब डिसिमिलर और डिफरेंट टाइप्स। तो आपको पता है बेटा वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नाउ व्हाट आर दोज 4 टाइप्स? वी हैव incisors, we have canines, we have premolars and molars, ठीक है। These are the 4 types of teeth we have: incisors, canines, premolars and molars. पता होगा आपको, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। इंसिजर्स बेटा कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, इनका एज ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। कैनाइन्स बेटा आपने डॉग्स में देखे होंगे, उनके जो साइड में ऐसे दांत होते हैं एकदम तीखे तीखे से, ठीक है। दे आर नोन एज कैनाइन्स। इवन वी हैव कैनाइन्स। किसी किसी में बेटा ये बहुत तीखे से होते हैं, किसी किसी में मतलब शार्प एज होता है, किसी में बहुत ज़्यादा शार्प एज नहीं होता है, लेकिन हाँ शेप उनका बेटा कुछ ऐसा ही होगा, है ना। डॉग्स के केस में बेटा ये कुछ ज़्यादा ही शार्प हो जाते हैं, है ना। तो दिस इज़ व्हाट कैनाइन। जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स मतलब जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, फ्लैश ईटिंग में बेटा क्योंकि उनको टीयरिंग करनी होती है, उनको चीर फाड़ करनी है, चीर फाड़ के लिए बेटा हमेशा साइड वाले दांत का यूज़ करते हैं ना। आगे वाले दांत का हम यूज़ क्यों करते हैं? बाइटिंग के लिए, है ना। हम इसका यूज़ करते हैं बेटा, एप्पल बाइट करना है, कोई भी फ्रूट बाइट करना है तो हम आगे वाले दांत का इस्तेमाल करते हैं, राइट। छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत काम के होते हैं, या नहीं। छोटे बच्चों का तो ये हथियार होते हैं, पता है ना। छोटे बच्चे तो इसी से खेलते हैं। तुम उनकी, अब तुम्हारे पास तो हथियार अलग अलग हो सकते हैं, हम बड़े हैं ना, तो अगर भाई बहन से लड़ाई होगी उठा के बुक मारेंगे उसको, है ना। हाथ में पेन है तो उसको पेन चुबा देंगे, कुछ भी हो गया, जो हाथ में आया वही उसको मार दिया। छोटे बच्चे के हाथ में भी कुछ नहीं है, वो भी 6 महीने का हुआ है, उसके दांत आने शुरू हुए हैं, 7-8 महीने, 1 साल तक अभी वो छोटा है, अपने खिलौने ही बेचारा खेलता रहता है, गुस्सा है तो खिलौने फेंक देगा, उसके पास हथियार कुछ नहीं है। थोड़े और बड़े और बंदूक मिल जाएगी, बंदूक मार देंगे, है ना। उसके पास बेटा कोई हथियार नहीं है, उसके पास यही हथियार है, इंसिजर्स। उसको तुम पर गुस्सा है, उसने तुम्हें काट लेना है। तो ये बेटा इंसिजर्स का काम क्या होता है? छोटा बच्चा क्या करता है? इससे बाइटिंग करता है, आप भी बाइट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा आपके इंसिजर्स होते हैं, दे हैव प्लेन एज, ठीक है, एंड दीज इंसिजर्स हेल्प्स इन बाइटिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कैनाइन्स की। दे हैव शार्प एज एंड दे हेल्प इन टीयरिंग, चीर फाड़ करने के काम आते हैं ये। देन कम्स आपके प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हैव कस्प्स एट देयर फ्री एंड। तो ये बेटा जो कस्प होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं कस्प, ठीक है। दीज आर दी कस्प्स एंड दीज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हेल्प्स इन chewing. These are the teeth which actually helps in mastication or chewing. Clear है? तो ये बेटा आपके नीट में कई बार आ चुका क्वेश्चन है, how will you define a human dentition? हाँ, और human dentition is best described as heterodont, diaphyodont and thecodont. तो ये आपको समझ में आया पहला पॉइंट, वाई आर नोन एज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें अलग अलग तरीके के दांत होते हैं, है ना, जो दिखने में भी अलग है, स्ट्रक्चर वाइज अलग है ना। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, बाइटिंग, टीयरिंग और च्यूइंग में इनका रोल होता है। लेट्स डिस्कस डाइफाइडोंट क्या होते हैं। डाइफाइडोंट मतलब, डाई मतलब
दो, ठीक है। डाई मीन्स टू। डाइफायोडोंट मीन्स ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास 2 बार दांत आते हैं। बच्चे में जब हम छोटे थे तो बच्चे में जो आते हैं दांत उनको मिल्क टीथ बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डेंटिशन, है ना। हमारे पास हम उनको बेटा टेम्प्रेरी बोल देते हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, आए हैं और चले जाएंगे। तो बेटा पहले तो बचपन में एक दांत आते हैं, इनको मिल्क टीथ बोल देते हैं। तो डाइफायोडोंट में 2 तरीके के होते हैं, वन इज मिल्क टीथ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डेंटिशन और टेम्पररी डेंटिशन। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो 6-7 साल पे बेटा दूध वाले दांत टूटने लग जाते हैं, नए दांत उगने लग जाते हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं परमानेंट डेंटिशन। क्या बोलते हैं? परमानेंट डेंटिशन। अब परमानेंट का ये मतलब नहीं है मैडम आगे आप जाएंगे नहीं, ये बेटा वो नहीं है, ये भी जाएंगे लेकिन ये कन्फर्म है कि इसके बाद अब कोई दूसरे नहीं आएंगे, है ना। तो ये परमानेंट, जब तक हो तुम ही हो, तुम्हारे बाद कोई नहीं, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका प्राइमरी डेंटिशन जो बचपन में आते हैं। फिर बेटा इनके शेड होने के बाद नेक्स्ट इरप्शन होता है जो होता है बेटा आपके परमानेंट डेंटिशन का, ठीक है। तो प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन बेटा, क्योंकि हमें पूरे लाइफ में 2 बार डेंटिशन इरप्ट होता है, फर्स्ट इज दी प्राइमरी डेंटिशन, अदर इज दी परमानेंट डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन का बेटा जो इरप्शन टाइम होता है ये आपके 6th मंथ बेबी में, 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। 6-7 महीने से बेटा ये आने शुरू हो जाते हैं, किसी किसी में 1-1 साल में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 6 मंथ से नॉर्मली इरप्ट होने ही शुरू हो जाते हैं। परमानेंट डेंटिशन बेटा जो होते हैं आपकी 6 to 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। जब आपकी एज 6-7 साल हो जाती है उसके बाद बेटा ये आने शुरू होते हैं। जो प्राइमरी डेंटिशन है इसको मैं 6 to 7 मंथ्स लिख देती हूँ, है ना। ये 6-7 महीने पे आने शुरू होते हैं और परमानेंट डेंटिशन आपके 6-7 साल पे आने शुरू होते हैं, बस, ठीक है। अब थीकोडोंट का क्या मतलब है मैडम? ये तो थोड़ा भारी सा शब्द लग रहा है। थीकोडोंट का मतलब बेटा ये होता है कि हमारे जो दांत हैं ये तो बेटा क्राउन पार्ट हो गया जो हमें दिख रहा है, ये वो पार्ट जो हमें दिख नहीं रहा है, दिस इज दी रूट पार्ट, ठीक है। तो हमारा बेटा जो दांत होता है, कभी गए हो डेंटिस्ट के? मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मैंने तो बहुत निकाले हैं। तो कभी अगर बेटा आप डेंटिस्ट के गए होंगे या नहीं भी गए होंगे तो आपने सबने डेफिनेटली टूथ का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। आज की क्लास बेटा पहली है, आने वाली क्लास में जब मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी बेटा डाइजेशन का तो मैं 3D इमेजेस रखूंगी, 3D पूरा अपना एनिमेशन रखूंगी जिससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी बिल्कुल बेसिक है ना, आज मैं अपने तरफ से बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग 3D एनिमेशन से समझेंगे चीज़ों को, है ना। तो ये जो बेटा आपका दांत है, ये दांत आपको जो ऊपर दिख रहा है पोर्शन, वाइट पोर्शन, दैट इज द क्राउन ओनली। रूट का है मैडम? फिर रूट बेटा आपका अंदर बोन में एम्बेडेड रहता है, बोन में धसा हुआ रहता है। तो वो जो एम्बेडेड पोर्शन है बेटा कहाँ पे? बोन में। दिस इज दी बोन, जिसके अंदर बेटा आपका ये जो रूट ऑफ टूथ है ये अंदर एम्बेडेड है और ये बेटा विद द हेल्प ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, किसकी हेल्प से बेटा? विद द हेल्प ऑफ PDL, इनको हम बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की हेल्प से बेटा ये सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। ये आपके जॉ के अंदर सॉकेट है, ठीक है, जॉ सॉकेट्स, उसके अंदर बेटा ये जो आपका रूट है वो एम्बेडेड रहता है, धसा हुआ रहता है। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टूथ इज नोन एज थीकोडोंट। अब आप कहेंगे मैडम ये क्या बात है, सभी के ही तो दांत में, मतलब जो दांत हैं वो बोन के अंदर ही धसे हुए रहते हैं? नो, ऐसा नहीं है। अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक में सपोज बेटा ये बोन है, ठीक है, दिस इज द जॉ बोन, तो उसमें ये जो अगर दांत है तो ये बेटा दांत ऊपर ऐसे बस चिपका हुआ रहता है। जो स्नेक के दांत निकाले जाते हैं वो ऐसे निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, यूं चिपके रहते हैं। हमारे अंदर बेटा अगर ये बोन है तो इस बोन के अंदर ऐसे सॉकेट बना होगा और उस सॉकेट के अंदर अपने टूथ की जो रूट है वो एम्बेडेड रहती है। सो देयर इज द डिफरेंस, है ना। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टूथ in which the root is embedded inside the jaw socket with the help of periodontal ligaments is known as thecodont. तो एक आपका नीट का क्वेश्चन तो बेटा मैंने आज करवा दिया कि आपका टाइप ऑफ डेंटिशन क्या होता है बेटा? ह्यूमन डेंटिशन इज
बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज हेट्रोडोंट, डायफाइडोंट एंड थीकोडोंट। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपका नीट का। अब अगला क्वेश्चन कर लें। ऐसे बेटा कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि अपनी नीट ओरिएंटेड क्लासेस हैं। ठीक है, आपके नीट 2024 की बेटा आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो नीट ओरिएंटेड क्लास में ना आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि नीट के लिए पढ़ाई कैसे होती है। तो बेटा नीट के लिए जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, मैं वैसे वैसे बताती जाऊँगी। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया, तो आपके दिमाग में क्लिक करेंगे, ओहो ये इंपॉर्टेंट है। ऑल दो बेटा एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पर मैं तो उस लाइन के पीछे की पूरी कहानी सुना रही हूँ ना। ये आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया है, ह्यूमन डेंटिशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये रहा बेटा उसका आंसर। नीट 2018 में बेटा, 2018 में यस, नीट 2018 में बेटा डेफिनेशन के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डेफिनेशन के साथ मतलब हेट्रोडोंट तो लिख दिया, हेट्रोडोंट का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, थीकोडोंट लिख दिया, थीकोडोंट का मतलब क्या है, द रूट ऑफ टीथ इज एम्बेडेड इनसाइड द जॉ सॉकेट। और डायफाइडोंट लिख दिया, तो डायफाइडोंट का मतलब क्या है। तो बेटा इस पर्टिकुलर एक छोटे से बेटा जो मैंने स्लाइड में ही छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है, इससे नीट में आपके घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दो ही तरह से घुमा सकते हैं। पहला ये कि बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो 3 शब्द रट लो, और दूसरा ये रटना तो है ही नहीं, तो रटने के लिए समझना भी तो पड़ेगा ना। एक बार बेटा समझ गए तो रटने की जरूरत ही नहीं, चीजें खुद ही ऐसे रट जाएंगी कि नींद में भी कोई उठा के पूछे मैडम थीकोडोंट, डायफाइडोंट, हेट्रोडोंट, अब वापस से सो जाओ। यही चाहिए बेटा बस। और अभी आपके पास बहुत टाइम है। पहले दिन से ही बेटा अगर हम नीट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे ना, तो आपको, जैसे बहुत बार बच्चा क्या होता है स्टार्टिंग में तो पढ़ना शुरू कर देता है अपने हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, अपने जो उसको अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, उसको बुक से पढ़ता जा रहा है। लेकिन जब वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जागता है कि यार नीट के लिए भी ऐसे ही पढ़ते हैं क्या, नीट का पढ़ने का तरीका क्या होता है, फिर उसको वो वापस से चीज़ें उतना ही डिटेल में गो थ्रू करनी पड़ती हैं। हम पहले दिन से नीट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, हम पहले दिन से ही उतना डिटेल पढ़ेंगे जो नीट में आया हुआ है। मैं आपको पहले दिन से बताऊंगी ये वाला क्वेश्चन आपके नीट में आया है, इस साल में आया है, इस साल में आया है, तो उससे आपके दिमाग में रहेगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने के बाद आप बेटा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल यूं स्मूथली आगे से निकल जाएगी। है इतनी सिंपल है क्या एनसीईआरटी। और किसी भी टीचर के पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे ज़्यादा टफ दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बेटा हमारा नीट का डन, टाइप ऑफ डेंटिशन। दूसरा बेटा मैंने कहा जहां से क्वेश्चन बनता है दैट इज डेंटल फॉर्मूला। अभी डेंटल फॉर्मूला क्या होता है मैडम, मैथ्स तो इसलिए नहीं ली थी, फॉर्मूले याद नहीं होते थे। कोई बात नहीं, वहाँ मैं नहीं थी, यहाँ मैं हूँ, फॉर्मूले भी याद होंगे, बायो भी याद होगी, नंबर भी आएंगे। तो डेंटल फॉर्मूले की बेटा अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा, हमारे पास 2 तरीके की डेंटिशन है। वन इज द प्राइमरी डेंटिशन। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ है ना, टेम्पररी और मिल्क टीथ, अब मैं सिर्फ एक बार लिख रही हूँ प्राइमरी डेंटिशन, अदर इज द सेकेंडरी डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन। ये तो सबको पता होगा कि मैडम हमारे पास 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं, ऐसा तो सुना ही होगा है ना। तो परमानेंट डेंटिशन में बेटा नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 32। बच्चों के अंदर कितने होते हैं, काफियों को पता होगा। बच्चों के अंदर बेटा देयर आर 20 टीथ। कितने होते हैं, 20। कौन से दांत ऐसे हैं जो बच्चों में नहीं होते हैं, कौन से ऐसे जो बड़ों में नहीं होते हैं, इसका बेटा पहले आपको पता होना चाहिए। बच्चों के पास दे हैव incisors, they have canines and they have molars. In case of children, premolars are absent. ठीक है, नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। In case of adults, incisors, canines, premolars and molars. We have all 4 types of teeth. ठीक है, अब डेंटल फॉर्मूला मैडम कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वी हैव अपर जॉ, वी हैव लोअर जॉ, है ना। हमारे पास अपर जॉ है जो कि मैक्सिलरी बोन में, और हमारे पास लोअर जॉ है। ठीक है, अब अपर जॉ में ऐसे मुंह खोलो, आ,
तो ऊपर की तरफ भी बेटा आपको दांत दिखेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ भी आपको दांत दिखेंगे। तो अपर जॉ वाले ऊपर वाले हो गए, इनको हम मैक्सिलरी टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अपर जॉ में आपके जो टीथ हैं इनको हम बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ, क्योंकि ये मैक्सिला बोन में होते हैं इसलिए हम इनको मैक्सिलरी टीथ बोलते हैं। लोअर जॉ में बेटा जो होते हैं इनको हम मैंडिबुलर टीथ बोलते हैं, क्योंकि हमारी मैंडिबल बोन में होते हैं। दीज आर नोन एज मैंडिबुलर टीथ। दिस इज द मैंडिबल, ये जो पूरी आपकी बोन है बेटा दिस इज मैंडिबल। तो मैंडिबल बोन के सॉकेट के अंदर बेटा जो दांत लगे हैं वो आपके लोअर जॉ के हो गए, इनको हम मैंडिबुलर टीथ बोलेंगे। और आपके अपर जॉ में ये जो बेटा बोन है दो ऊपर, मैक्सिला इज अ सिंगल बोन, सॉरी मैंडिबल इज अ सिंगल बोन। मैक्सिला जो आपकी राइट और लेफ्ट है बेटा ये भी आपस में अटैच्ड है या फ्यूज्ड है, तो इनकी में बेटा जो सॉकेट बने होंगे उसमें जो दांत हैं मैक्सिलरी बोन में मैक्सिलरी टीथ, मैंडिबुलर बोन में मैंडिबुलर टीथ, है ना। अब बेटा हमने क्या किया, हमने ऊपर और नीचे वाले जॉ को एक लाइन से सेपरेट कर दिया, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जो मैं लिखूंगी वो अपर जॉ का होगा, नीचे जो मैं लिखूंगी वो लोअर जॉ का होगा। अब इस ऊपर नीचे को बेटा मैंने एक मिड लाइन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मिड लाइन ये हो गई, ठीक है। मिड लाइन से बेटा डिवाइड कर दिया तो अब मेरे कैसे हो गए, 4 हाफ मिल गए, मतलब जो 4 क्वार्टर्स मिल गए, 1 2 3 4। दिस इज द राइट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर। तो इसको बेटा हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में बेटा हम दांतों का नंबर देखते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कैसे कैसे दांतों का अरेंजमेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा प्राइमरी डेंटिशन की, तो प्राइमरी डेंटिशन में वी हैव 2 1 0 2, 2 1 0 2। In case of permanent, we have 2 1 2 3, 2 1 2 3, ठीक है। अब इस 2 1 0 2 का क्या मतलब हुआ, 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर्स एंड 2 मोलर्स, ठीक है। हमारे केस में 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे कि मैडम आज की क्लास में स्पीड कम है, तो बेटा क्योंकि दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट क्लास, काफ़ी सारे नए बच्चे हमसे जुड़ेंगे, तो स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ा सा स्लो रखना ज़रूरी है ताकि बच्चों की और टीचर की ट्यून एक बार मैच कर जाए। एक बार बेटा आप लोग अडेप्ट हो गए हमारे अकॉर्डिंग, उसके बाद बेटा हम यूँ दौड़ाएंगे और आप यूँ दौड़ने भी लग जाओगे। अगर मैंने आज स्पीड पकड़ लिया आप लोग फैल जाओगे, मैडम ये नहीं आ रहा समझ में, मैडम आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो। इसलिए बेटा पहली क्लास है तो आई विल गो स्लोली, लेकिन आने वाली क्लासेस में इस चैप्टर में तो स्लो चलेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर से डेफिनेटली हम लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे और आप लोगों की भी बेटा रिदम तब तक हमारे साथ सेट हो जाएगी, तो हमारी बढ़ती हुई स्पीड के साथ आप भी एकदम दौड़ने लग जाओगे, है ना। चलो आज हम कछुआ स्पीड से चल रहे हैं, चलिए फिर हम खरगोश बन जाएंगे। तो ये बेटा 2 1 0 2 ये वाला प्रीमोलर्स बच्चों में एब्सेंट होते हैं। तो अगर मैं एक क्वाड्रेंट में देखूँ तो कितने दांत हैं, एक क्वाड्रेंट अपर क्वाड्रेंट में 1 2 + 1 3 + 2 5, लोअर क्वाड्रेंट में 5, तो 5 + 5 10। तो एक साइड में अपर और लोअर अगर मैं क्वाड्रेंट मिला दूं तो मिला करके कितना हुआ बेटा 10। तो सेम चीज़ ऑपोजिट भी हो जाएगी 10। तो आप अगर हमारे बड़ों में देखें, एडल्ट्स में बेटा अगर हम देखें, परमानेंट डेंटिशन में एडल्ट्स लिख देती हूँ यहाँ पे, एडल्ट्स में बेटा अगर हम देखें तो एडल्ट्स में इट इज 2 1 2 3 2 1 2 3, तो कितना हुआ 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8, 8 + 8 16, तो 16 इन राइट हाफ, 16 इन लेफ्ट हाफ 2। इस तरीके से बेटा ये 32 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो बेटा चलो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं ना, तो पहला क्वेश्चन तो बेटा आपका डेंटल फॉर्मूला आ जाएगा कि बच्चों के केस में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, हमारे केस में एडल्ट्स के केस में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, दिस डेंटल फॉर्मूला इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, और ये आपके नीट में भी पूछा जा चुका है। अब यहीं से बेटा अगला क्वेश्चन जो आपका निकलता है, इसी डेंटल फॉर्मूला से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला अगला क्वेश्चन आपका निकलता है, हाउ मेनी टीथ इन केस ऑफ ह्यूमंस आर मोनोफायोडोंट एंड हाउ मेनी आर डाइफाइडोंट। अब आप कहोगे मैडम सारे तो डाइफाइडोंट हैं,
हम तो हैं ही डायफाइडोंट, तो ये मोनोफाइडोंट कहाँ से आ गया? ठीक है, हमारे केस में मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, तो हमारे केस में कितने ऐसे दांत हैं जो मोनोफाइडोंट है? मोनोफाइडोंट मतलब जो पूरी लाइफ में केवल एक बार इरप्ट हो रहे हैं। तो कौन से ऐसे दांत हैं? तो आप यहाँ देखो, प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं आते हैं, प्रीमोलर्स सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स में आते हैं। तो प्रीमोलर्स क्या हुए? प्रीमोलर्स लाइफ में सिर्फ एक बार आ रहे हैं ना। कितने आ रहे हैं देखो, दो इधर आएंगे, दो इधर आएंगे, दो इधर आएंगे, दो इधर आएंगे। तो बेटा आपके मोनोफाइडोंट कौन कौन से हुए? मोनोफाइडोंट हो गए आपके प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर्स। थर्ड मोलर्स को ना बेटा हम अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ। इस पर भी अभी क्वेश्चन बच्चों के जो दिमाग में रहता ही है ना, हमने डिस्कस भी किया कि अक्ल की दाढ़ आने पे अक्ल आ जाती है क्या? हाँ मैडम, अभी ना मेरे पास 28 ही टीथ हैं, इसलिए मैं अभी बच्चा हूँ, जिस दिन मेरे को 32 आ जाएंगे उस दिन मेरे में अक्ल आएगी। ऐसा नहीं होता है। अकल की दाढ़ आने पर अकल नहीं आती है भाई, विजडम टीथ आने पे अकल नहीं आएगी, अकल आने के बाद विजडम टीथ आती है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि एक 17-18 साल का बच्चा काफ़ी समझदार हो जाता है, ठीक है, उसको दुनियादारी समझ में आने लग जाती है, क्योंकि बेटा आपके बाकी सारे ये वाले दांत तो बेटा आपके जो प्राइमरी डेंटिशन है, ये तो मैंने क्या कहा था 6 to 7 मंथ से शुरू हो जाते हैं। तो ये कब से कब तक आते हैं बेटा? आपके प्राइमरी डेंटिशन 6 to 7 मंथ से स्टार्ट होते हैं और लगभग 2.5 years तक बेटा ये सारे के सारे इरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, इरप्ट्स 6-7 महीने से आने शुरू होते हैं और 2.5-3 साल तक ये सारे के सारे आपको आ चुके होते हैं। ठीक है, परमानेंट डेंटिशन बेटा आपके कब से आने शुरू होते हैं? 6 to 7 years से, और ये आते ही रहते हैं, इनका मैं एंड नहीं बोलूँगी, इनका कोई एंड नहीं है। किसी में तो बेटा 25 years तक 32 आ जाते हैं, किसी में पूरी लाइफ 32 नहीं आते हैं, मर जाता है इंसान 90 साल पे, लेकिन उसके दांत 28 या 30 ही रह जाते हैं, है ना। तो इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि एक्सेप्ट योर, यहाँ मैं स्टार बना के अगर लिख दूं, एक्सेप्ट थर्ड मोलर्स, जिनको बेटा हमने क्या बोला? विजडम टीथ। अगर हम अकल की दाढ़ छोड़ दें, थर्ड मोलर्स को अगर हम छोड़ दें, एक्सेप्ट थर्ड मोलर, rest all erupts till 13 to 14 years of age। ठीक है, अगर मैं थर्ड मोलर्स की बात छोड़ दूं, उनकी मैं बात ना करूं, तो बाकी सारे बेटा जो आपके सेकंड मोलर तक के जितने भी दांत हैं, प्री मोलर्स और सब कुछ, ये बेटा 13-14 साल तक आ जाते हैं। ठीक है, एंड इसका वैसे कुछ नहीं है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो आपके विजडम टीथ हैं, विजडम टीथ आफ्टर 18 years इरप्ट होते हैं, इसलिए बेटा हम उनको विजडम टीथ बोलते हैं। कि ऐसा हम मान के चलते हैं कि 17-18 साल तक बच्चे में अकल आ जाती है, क्योंकि अकल आने के बाद बेटा वो इरप्ट हो रहे हैं, इसलिए दे आर नोन एज विजडम टीथ। उनके आने पर अकल नहीं आती है, तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए, तो थर्ड मोलर बेटा जो कि आपका विजडम टीथ है, और प्री मोलर्स ये लाइफ में केवल एक बार आते हैं। ठीक है, और वो आते हैं एडल्ट्स में, ये बच्चों में नहीं इरप्ट होते हैं। तो प्री मोलर्स बेटा आपके कितने होते हैं? प्री मोलर्स हमारे एक क्वाड्रेंट में 2 हैं, तो 2 into 4, 2102, 2102, 2102, 2102, ये बच्चों में हुआ ना। तो बेटा ये 2-2 आ जाएंगे बाद में एडल्ट में, है ना। ये हुआ इन केस ऑफ चिल्ड्रन। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं बेटा, तो एडल्ट्स में ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2123, 2123, 2123, राइट। तो प्री मोलर्स बेटा आपके यहाँ कितने हैं? यहाँ है आपके 0, यहाँ हो गए 2, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, तो 2 into 4 बेटा 8 तो आपके प्री मोलर्स हो गए, जो कि लाइफ में सिर्फ एक बार इरप्ट होते हैं। और बेटा आपके थर्ड मोलर्स, यहाँ पे थर्ड मोलर, यहाँ पे मोलर्स कितने हैं? 2, 2, 2, 2, यहाँ पे कितने हैं बेटा? 3, 3, 3, 3, तो चारों क्वाड्रेंट में बेटा एक एक थर्ड मोलर इरप्ट होगा। तो टोटल कितने बेटा थर्ड मोलर्स हैं? 4। तो मोनोफाइडोंट बेटा कितने हैं आपके? 12 टीथ ऐसे हैं जो पूरी लाइफ में केवल और केवल एक बार इरप्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं मोनोफाइडोंट। ठीक है, और डायफाइडोंट क्या हुआ बेटा? डायफाइडोंट ऐसे दांत है जो लाइफ में 2 बार आते हैं। वो कौन कौन से 2 बार आते हैं? आपके इंसिजर्स 2 बार आते हैं,
आपके कैनाइन्स 2 बार आते हैं और आपके फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर भी बेटा 2 बार आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर्स। तो इंसिजर्स बेटा एक क्वाड्रेंट में कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो ये कितने हो गए बेटा 2 × 4 यानी कि 8। कैनाइन्स बेटा कितने हो गए 1 2 3 4, चारों क्वाड्रेंट में एक एक, तो 1 × 4 = 4। और बेटा आपके फर्स्ट और सेकंड मोलर्स, 2 मोलर्स तो है ही ना, तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे ये 2 2 आ गए हैं ना, तो 2 × 4 = 8। ठीक है, तो आपके इन टोटल बेटा कितने ऐसे दांत हैं जो लाइफ में डाइफाइडोंट यानी कि 2 बार इरप्ट हो रहे हैं बेटा, तो वो है आपके 8 8 16 + 4 20 टीथ बेटा ऐसे हैं जो कि डाइफाइडोंट हैं। अब अगर आज आप कोई बुक सॉल्व करते हैं इतना क्लास लेने के बाद, वैसे तो भी और भी पढ़ा दूंगी, तो बेटा आपको ये 3-4 क्वेश्चंस आज आपसे बनने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला बनने वाला है कि ह्यूमन डेंटिशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये रही आपकी सीधा हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट एंड क्या थिकोडोंट। दूसरा डेफिनेशन के साथ बेटा अगर पूछ लिया ह्यूमन डेंटिशन का डिस्क्रिप्शन तो भी बेटा आज आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, तीसरा आपसे क्या बन जाएगा बेटा, तीसरा आज आपसे डेंटल फॉर्मूला बनने वाला है, चाहे एडल्ट का पूछ लिया जाए चाहे बच्चे का पूछ लिया जाए। चौथा बेटा आपसे क्या बनने वाला है, कितने ऐसे दांत है जो मोनोफाइडोंट है, कितने ऐसे दांत है जो डाइफाइडोंट है। ठीक है, जनरली हम MTG नाम की एक बुक प्रैक्टिस करते हैं बेटा, NCERT एट फिंगर टिप्स, तो उसमें पर चैप्टर आपके मिनिमम 100 क्वेश्चंस तो हैं। तो 100 में से बेटा मैंने आज की क्लास में आपको कम से कम अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है मैंने आपके 5-6 क्वेश्चंस लगवा दिए हैं। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ क्लास या बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई मस्ट से, क्योंकि क्लास तो 3-4 तो लगेंगी इस चैप्टर में, तो बाय द एंड ऑफ चैप्टर बेटा आपका पूरी MTG मैं लगवाऊंगी। जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं कहूँगी आज आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस बुक से, इस पर्टिकुलर चैप्टर के, एंड जिस दिन बेटा आपसे वो 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए ना, जो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से मैडम हम निकाल के रहेंगे नीट, और बस वही कॉन्फिडेंस चाहिए यार। बायो में 360 ऑन 360 चाहिए, जूलॉजी पोर्शन में 180 ऑन 180 तो चाहिए ही चाहिए मुझे, उसमें तो कोई इफ एंड बट चाहिए नहीं। ठीक है, और इतनी मेहनत तुम बाकी सब्जेक्ट्स में करो तो बेटा नीट में 720 ऑन 720 नॉट अ रॉकेट साइंस नाउ डेज, राइट। हर कोई लेकर के आ रहे दो नीट 2020 में बेटा 2 बच्चे लाए थे, नीट 2021 में 3 बच्चे लाए थे, 2022 अभी होना बाकी है, देखते हैं कितने बच्चे लेकर के आते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया बेटा, हमने 2 चीज़ें पढ़ ली टीथ के अंदर, डेंटिशन पढ़ लिया हमने, डेंटल फॉर्मूला पढ़ लिया। अब बेटा हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की, दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करूं बेटा तो चित्र बनाना तो बनता है, चलिए चित्र बनाएं। दिस इज दी, मैं मोला बना रही हूँ बेटा, है ना, ये बेटा आपका क्राउन पोर्शन हो गया, हियर इज दी रूट, सो दिस इज दी क्राउन जो हमें दिखता है, द विजिबल पार्ट। ठीक है, क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ। हियर इज द रूट विच इज एम्बेडेड इन द जॉ, and in between this is the very thin portion called neck. This is the neck. ठीक है, चलिए। The outermost portion of crown is known as enamel, and this enamel is the hardest part of body. Hardest part लिख रही हूँ बेटा मैं, अगर पूछा जाएगा hardest tissue तो वो बेटा एनामल नहीं है, वो आपकी बोन है। दिस इज दी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ रूट इज नोन एज सीमेंटम। ठीक है, क्राउन का सबसे बाहर वाला पोर्शन इज नोन एज एनामल, वाइल रूट का आउटर मोस्ट पोर्शन इज नोन एज सीमेंटम। अब एनामल हार्डेस्ट पार्ट क्यों है बेटा बॉडी का, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स हैं बेटा वो तो टफ होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है जिसमें आपके प्रोटीन वगैरह आ जाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसमें 96% बेटा सॉल्ट्स हैं आपके इनऑर्गेनिक, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सब। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं जिसकी वजह से बेटा ये काफ़ी हार्ड होता है ना।
मैं अगर बोन की बात करूं, विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, है ना, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, इनामल, विच इज द सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, बोन पार्ट। अगर मैं पूछूं विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, इट इज द बोन, ठीक है, बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू। इवन बोन के अंदर भी बेटा 65% के अराउंड ही आपका इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है। बाकी बेटा उसमें 35% आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, जैसे प्रोटीन हो गई, बोन है तो उसके अंदर बेटा ऑसिन प्रोटीन होगी, उसमें ब्लड वेसल्स होंगी, कैविटीज होंगी, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपका 96% क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है, सॉल्ट से इट इज फॉर्म्ड, सो इट इज द हार्डेस्ट पोर्शन ऑफ योर बॉडी। दूसरा बेटा मैंने बोला आउटर मोस्ट पोर्शन तो दोनों के अलग अलग है, इनामल इन केस ऑफ क्राउन एंड सीमेंटम इन केस ऑफ रूट। इनसाइड दिस इज द डेंटिन, this is the dentine, and dentine is common in both the cases. It is the second outermost portion in case of crown as well as in case of root. दोनों में बेटा ये second number पे present होता है. Outermost is enamel in case of crown and cementum in case of root, and the innermost portion is this is the pulp. This is the pulp. I must say pulp chamber, जिसके अंदर बेटा भरा हुआ रहता है आपका पल्प। इसी पल्प चैम्बर में बेटा आपके नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, नर्व्स आर प्रेजेंट विच आर सेंसिटिव, ठीक है। इसी में आपकी बेटा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड दिस ओनली, ठीक है। तो पल्प चैम्बर में क्या क्या हो गया बेटा, इसमें हो गया आपके ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स। एक्चुअली दिस इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर टूथ, ठीक है। आपके दांत का सबसे जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो आपका यही पल्प होता है। आपके एनामल में ऐसे आप हिट करो कुछ नहीं फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर बेटा इस एनामल में कैविटी हो गई है ना, और ये धीरे 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 अंदर कैविटी जाने लग गई, फिर बेटा आपको दर्द शुरू होता है। जब तक कैविटी बाहर रहेगी सिर्फ खाना फंसेगा, उसमें कोई दर्द नहीं होगा। जैसे कैविटी थोड़ी डीप जाएगी आपको ठंडा सेंसिटिविटी होगा, और डीप जाएगी तब बेटा आपको गर्म सेंसिटिविटी होगी। और अगर आपको गर्म सेंसिटिविटी हो गई है मतलब आप समझ लो कि मैडम अब आरसीटी होएगी। जो आरसीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, रूट कैनाल थेरेपी। रूट कैनाल थेरेपी में बेटा हम इस पूरे पल्प चैम्बर को खाली कर देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर तो सेंसिटिव नर्व्स हैं, तो हम इसको पूरे को खाली करके बेटा हम इसमें फिलिंग कर देते हैं और बाकी दांत की फिलिंग कर देते हैं, जिससे कि बेटा आपको फिर वो कोई सेंसिटिविटी, फिर ये आपका एक तरह से डेड टूथ आपकी ओरल कैविटी में रहता है, ठीक है। अब बेटा इसके फंक्शंस क्या हैं दांत के, बहुत ज़्यादा डिटेल इसको हमें पढ़ना नहीं है। ऑल्दो आई एम अ डेंटिस्ट, मैं आपको दांत की पूरी कहानी सुना सकती हूँ। दांत के ऊपर बेटा हम 4-5 लेक्चर्स मिनिमम ले सकते हैं, लेकिन हमने इसके बारे में ज़्यादा देखना नहीं है ना। हमें बस ये देखना है कि ये जो आपकी जॉ बोन है, जिसको हमने जॉ सॉकेट बोला था, इस जॉ सॉकेट में बेटा विद द हेल्प ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, इनको हम शार्पीज फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं अलग अलग पार्ट में। इन बेटा पेरियोडोंटल लिगामेंट से, इनकी हेल्प से बेटा ये जो टूथ होता है ये आपकी जॉ सॉकेट में एम्बेडेड रहता है। These are known as पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। यहाँ से बेटा अब आपके फिलहाल नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है,
ठीक है। तो कहाँ से आता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से नहीं आता है पढ़ेंगे ज़रूर, बेशक थोड़ा पढ़ें पर पढ़ेंगे ज़रूर। यस, क्लियर है बेटा यहाँ तक सब कुछ। अब बेटा हम जल्दी से फंक्शन ऑफ टीथ देख लेते हैं, क्या क्या बेटा दांत के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला बेटा जो फंक्शन होता है इसका दैट इज इन मैस्टिकेशन, और मैं लिख देती हूँ इट हेल्प्स इन च्यूइंग। इट हेल्प्स इन टीयरिंग एंड बाइटिंग। ठीक है, काटने में, फाड़ने में और बेटा आपके चबाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इनका और क्या फंक्शन होता है बेटा, तो दे ऑल्सो हेल्प्स इन एस्थेटिक्स, आई मस्ट से प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब दिखने में बेटा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी तो टेढ़े मेढ़े दांत होते तो लोग वायरिंग करवाते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आजकल बहुत चल रही है, दांत सजाते हैं। ये जितने भी आप हीरो हीरोइन देखते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेसेस की, प्रियंका चोपड़ा मैडम, दांत एकदम सफ़ेद है बेटा, कोई इनके एक्चुअल दांत इनके सफ़ेद नहीं है। इन सब लोगों ने विनियरिंग करवाई है, इन सब ने ना अपने दांत के ऊपर लेयर, सब नहीं बोलूँगी मैं, प्रियंका चोपड़ा का तो मुझे बहुत क्लियर पता है, बिकॉज हमारे प्रोस्थो के जो प्रोफेसर थे उनके फ्रेंड ने ही प्रियंका चोपड़ा का किया हुआ है विनियरिंग, तो इसलिए मुझे उसका पता है। बट हाँ, मैक्सिमम बेटा मोस्ट ऑफ द एक्टर एक्ट्रेसेस बेटा ये जो इनके एकदम मोती जैसे दांत चमकते हैं ना, उसके पीछे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का ही रोल होता है ना। ऐसा नहीं है, सबके नहीं होते हैं, सबका नेचुरल भी होता है। और ये भी नहीं है कि इनके दांत जितने सुंदर, इतने अलाइंड एकदम दिखते हैं, एकदम सीधे, वैसे भी नहीं होते बेटा। इन लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब आप कहोगे मैम इनका दिखता तो नहीं है, उनके अगर बचपन के भी अगर हम फोटो वोटो निकालते हैं तो बेटा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जब हम वायरिंग करते हैं, हमेशा वो वायरिंग बाहर ही नहीं होती है। आजकल नई टेक्निक है, आजकल मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, जिसमें हम वायरिंग अंदर की तरफ भी करते हैं, दिखती ही नहीं है। ठीक है, बाहर की तरफ करते हैं तो वो टूथ कलर भी आजकल आने लग गई है, दांत के रंग की है तो आपको वैसे भी नहीं दिखेगी, तो जो भी है। तो एस्थेटिक्स में बेटा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आजकल एस्थेटिक की वजह से हमारी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बेटा बहुत चमक रही है मार्केट में, है ना। लोग एस्थेटिक के नाम पर बहुत पैसा खर्च करने लग जाते हैं इस पर। थर्ड बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्लेज a very important role in speech। आपके बोलने में भी बेटा ये आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बेटा अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी टंग टीथ से हिट करती है या टीथ को टच करती है। ठीक है, टीथ के इनर सरफेस को, लिंगुअल या जो पैलेटाइन सरफेस होता है उसको बेटा टच करती है, जिसकी वजह से आप एकदम क्लियर बोल पाते हैं। अगर बेटा मैं उस दांत को हटा दूं जिससे आपकी टंग टच करती है ड्यूरिंग स्पीच या कुछ भी बोलते टाइम, तो बेटा आपका टंग और टीथ के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। उस टाइम पे अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो हवा बाहर निकल जाएगी। देखा होगा ना, घर में दादा दादी या नाना नानी, जो भी घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके दांत निकल जाते हैं जब उम्र के साथ, तो वो अगर जब बोलते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता है, क्या दादाजी आप बोल रहे हो, आपके मुंह से हवा निकल गई, है ना। इसी तरीके से बेटा छोटा बच्चा होता है, पहले तो वो बोलता नहीं, जब तक बोलता है तब तक उसके दांत वाँत आ ही जाते हैं, फिर बेटा उसके भी दांत एक एक करके टूटने लग जाते हैं, तो उसको भी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता, उसके दांत टूट जाते हैं। आगे वाला जब दांत टूटता है वो आगे विंडो बन जाती है उस टाइम पे बेटा वो ऐसे मुंह भी बंद रखता है कि एस्थेटिक इशू है, दिखाऊंगा किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये बेटा आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टीथ। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है टीथ। नेक्स्ट स्लाइड में विल स्टार्ट विद टंग के बारे में जानते हैं बेटा, क्या होता है टंग, क्या इसके फंक्शंस हैं, ऑल्दो आपको पता है, हल्का सा टॉपिक है ये, इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं है, फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना हमारा काम है। बहुत ज़्यादा यहाँ से बेटा आपके सच क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे, फिर भी पढ़ना हमारा काम है। जैसा मैंने ही बोला, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन attached to the hyoid bone।
ये बेटा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल का बना हुआ ऑर्गन है जो कि एक बोन से अटैच्ड होता है एंड दैट बोन इज नोन एज हायोइड बोन। बात चली है तो दूर तक जाएगी। हायोइड बोन बेटा अगर हम बात करें हमारी बॉडी में वी हैव 206 बोन्स, 206 हड्डियां हैं, राइट। 206 बोन्स में से बेटा सारी बोन्स एक दूसरे की दोस्त हैं, ठीक है। ये जैसे अगर मैं फिंगर की 3 बोन्स देखूँ इस फिंगर में ना, ये छोटी वाली बोन इससे जुड़ी है, ये वाली इन दोनों से जुड़ी है, ये वाली यहाँ मेटाकार्पल से जुड़ी है। तो ऐसे हमारी सारी बोन्स ना एक दूसरे की दोस्त हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी से जुड़ी हुई है। द ओनली बोन विच इज नॉट आर्टिकुलेटेड टू एनी अदर बोन इन द बॉडी इज द हायोइड बोन। ये इकलौती ऐसी बोन है बेटा जो आपकी बॉडी में किसी दूसरी बोन से अटैच्ड नहीं है। ये किससे अटैच्ड है? मसल से अटैच्ड है। द ओनली बोन इन द बॉडी विच इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन इज द हायोइड बोन। इट इज अटैच्ड विद द मस्कुलर ऑर्गन टंग, ठीक है। टंग के बारे में बेटा और छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं। तो ये आपके पोस्टीरियर एंड पे तो बेटा ये हायोइड से जुड़ी है। इट इज फ्रीली मूवेबल एट इट्स एंटीरियर एंड। अपने आगे वाले पार्ट में बेटा ये फ्री है और अच्छा खासा घूम रही है, ठीक है। इतना घूमती है, इतना चलती है, इतना चलती है कि तीर से घाव ना हो वो बेटा जबान से हो जाते हैं, है ना। बोलते हैं मांस की जबानें फिसल गई, कुछ बोल दिया, कहे हुए शब्द तो वापस नहीं आ सकते, है ना। तो तीर से ज़्यादा बेटा घायल करने वाला जो कोई आपके पास कुछ ऐसा हथियार है तो वो आपकी टंग है, ठीक है। ये अभी छोटे बच्चे के पास नहीं है। छोटे बच्चे के पास केवल एक हथियार है, वो है उसके इंसिजर्स जो बाइटिंग में काम आते हैं। आपके पास तो सबसे बड़ा हथियार है आपकी टंग। आप जबान से घायल कर दो किसी को भी, है ना। तो इट इज़ अ फ्रीली मूवेबल एट इट्स एंटीरियर एंड। अब चित्र बनाना तो बनता है बेटा, तो ये लो इसका चित्र देख लेते हैं। दिस इज टंग। ये टंग बेटा वैसे तो इसके 3 पार्ट अगर हम डिवाइड करें तो उन 3 पार्ट में से बेटा 2 पार्ट एंटीरियर में आते हैं, एंटीरियर एंड में, ठीक है। दिस इज द एंटीरियर 2/3, आगे वाला 2/3 भाग है ना, एंड दिस इज द पोस्टीरियर 1/3, ठीक है। अगर हम टंग के 3 पार्ट करें तो 2 पार्ट बेटा आगे की तरफ आएंगे, 1 पार्ट पीछे जाता है। किसके आगे किसके पीछे बेटा? तो ये आपका एक वी शेप्ड सल्कस आपको दिख रहा है, वी शेप्ड सल्कस। दिस वी शेप्ड सल्कस इज नोन एज सल्कस टर्मिनालिस। दिस इज नोन एज सल्कस टर्मिनालिस। ये सल्कस टर्मिनालिस जो इस गोल से फोरामेन से अटैच्ड होता है, नोन एज फोरामेन सीकम, ठीक है। ये बेटा सल्कस टर्मिनालिस आपके टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। अब ये जो बेटा एंटीरियर 2/3 है और पोस्टीरियर 1/3 इन पे क्या प्रेजेंट होता है? तो बेटा पोस्टीरियर 1/3 पे छोटे छोटे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? छोटे छोटे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नोन एज लिम्फ नोड्स, और इनको बेटा हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स। आपने अक्सर सुना होगा कि मैम मुझे ना टॉन्सिल्स हो गए हैं, यार पता है मेरे को ना गले में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कह रहा था मुझे टॉन्सिल्स हो गए हैं। तो बेटा पहले मैं आपको बता दूं, टॉन्सिल्स तो सबको होते हैं। आपके गले में दर्द है नहीं है, वी ऑल हैव टॉन्सिल्स इन आवर दिस पार्ट, थ्रोट पार्ट, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस होता है जब आपको टॉन्सिल्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस। अगर आप किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा देते हैं, आइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन क्या होता है मैम? इन्फ्लेमेशन का बेटा कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं। वो होते हैं जैसे आपको रेडनेस हो जाएगी, वहाँ पे लाल हो जाएगा, ठीक है। आपको पेन होगा बेटा उस पर्टिकुलर एरिया में, आपको स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, या फिर बेटा आपको वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है ये सब हम अगले चैप्टर में, मतलब हम सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बेटा वहाँ पर
सेल डेथ होती है। क्या होता है वहाँ पे? सेल डेथ होती है। जहाँ कहीं भी बेटा आपको इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे आपको ये 5 साइंस देखने को मिलते हैं। कुछ फील होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, पर ये होता है। अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होगा तो बेटा हम उसी पार्ट के आगे आइटिस लगा देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बोला कि टॉन्सिल्स तो हम सबके पास हैं, लेकिन टॉन्सिल्स में बेटा अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। चलो, अब आप लोग ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये मुझे इस बात से पता लगेगा। आप लोगों का होमवर्क है बेटा। होमवर्क आप लोगों का क्या है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, क्योंकि लाइव चैट जो बेटा अभी आप प्रीमियर जब हो रहा है लेक्चर का और आप अभी देख मतलब जो भी कमेंट करें वो बेटा मैं अभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन हाँ जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जाके बेटा आपको मुझे मिनिमम 5 आइटिस बताएंगे। ठीक है, 5 ऑर्गन के इन्फ्लेमेशन का आप एग्जाम्पल देंगे। जैसे मैं 1-2 दे देती हूँ। टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन इज टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, आपका गैस्ट्रिक मतलब स्टमक पार्ट हो गया। स्टमक का इन्फ्लेमेशन को बेटा हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस। ये मुझे बताएगा आज कि किसने ये लेक्चर पूरा देखा है या टंग तक देखा है। ठीक है, क्योंकि ये आज आपका होमवर्क है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे 5 आइटिस के एग्जाम्पल्स देने हैं। 5 आइटिस के एग्जाम्पल्स देने हैं। आपको मुझे 5 इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के नाम बताने हैं। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? ये बेटा आपका आज होमवर्क है जो कि आपको मुझे इस वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के देने। होमवर्क है ना, तो होमवर्क तो आफ्टर क्लास ही होता है। क्लास में तो अभी शांति से क्लास सुनो, देखो, पढ़ो, जो भी मैं बता रही हूँ, नोट्स बनाओ अपने। होमवर्क लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में 5 मुझे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के नाम चाहिए जिनके आगे आइटिस लगाओ। भूलना नहीं है, ठीक है ना? दैट शोज दी सिंसियरिटी, ताकि जब कभी भी मैं लाइव आऊं तो मैं उन बच्चों को पहचान पाऊं अलग से कि हाँ ये मेरे सिंसियर बच्चे हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क में रिप्लाई किया था। ठीक है, तो ये बेटा आज का आपका होमवर्क है। इससे पता लगेगा कौन बच्चा पूरा लेक्चर देख रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका टॉन्सिल्स, अगर आज के बाद आपको कोई बोले यार मुझे टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो उसको आप बोलना टॉन्सिल्स तो हम सबको होते हैं, मुझे भी है, तुझे टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तुझे टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ये बेटा आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या काम होता है इनका ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अब ये जो बेटा आपका एंटीरियर पोर्शन है, इस एंटीरियर पोर्शन में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होता है बेटा? इस एंटीरियर पोर्शन में यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं इस टंग के। स्मॉल प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट ऑन द dorsal surface of anterior 2/3। ठीक है, टंग के एंटीरियर 2/3 के डॉर्सल मतलब ऊपर की तरफ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज स्मॉल प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपिले। इनको बेटा हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पैपिले। ठीक है, ये पैपिले बेटा जो होते हैं, ये पैपिले आपके टंग को एक टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन पैपिले का काम क्या होता है? ये आपके टंग को एक रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे रफ सरफेस का बेटा फ़ायदा ये होता है या रीज़न ये होता है कि आप कुछ भी खाओ तो टंग का अगर सरफेस रफ होगा तो वो उसको होल्ड में भी हेल्प करेगा। ठीक है, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा बेटा रफनेस की वजह से। अगर एकदम चिकनी आपकी टंग होती एकदम स्मूथ, तो आप जो भी खाते एकदम से वो फिसल के अंदर चला जाता, आप उसको चबा भी नहीं पाते, है ना? तो ये बेटा आपके टंग को एक रफ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, रफनेस प्रोवाइड करता है। तो दीज पैपिलेज विच आर 8 to 12 in number, these papillae are 8 to 12 in number. They are the largest papillae and बेटा इनका नाम होता है circumvallate. These are the circumvallate papillae. ठीक है, इसके अलावा बेटा बाकी के आपके टंग के सरफेस पे छोटे छोटे
पिंक कलर के होते हैं, आपकी टंग आपको पिंक कलर की दिखाई देती है, राइट। मैं यहाँ पे रेड कलर से डॉट्स दिखा रही हूँ आपको, आई होप दिख रहे होंगे ये डॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये एक्चुअली पिंक कलर के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। मैं इसको ऐसे बनाए थे तो आपको क्लियर दिखेंगे। These are maximum in number. And are known as these are pink colored papillae, filiform papillae, ठीक है। दे आर मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज़्यादा होते हैं बेटा ये, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे वाइट पैपिलेज भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 छोटे। इनको हम बेटा बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिले। वो मैंने रेड से थोड़े बड़े इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ताकि आपको वो दिख सके, ठीक है। होते वो भी छोटे ही एकदम। और यहाँ पे बेटा और भी पैपिलेज होते हैं, दीज आर दी फंजीफॉर्म पैपिले। ये सेकंड मोस्ट न्यूमरस होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा होते हैं आपके फिलीफॉर्म पैपिले, उससे थोड़े कम होते हैं फंजीफॉर्म, सबसे कम होते हैं बेटा आपके सर्कमवेलेट पैपिले, ठीक है। डॉग्स के केस में बेटा एक और पैपिलेस प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन केस ऑफ डॉग्स, ठीक है। डॉग्स के केस में बेटा आपको यहाँ पर लीफ लाइक शेप में फोलिएट पैपिले देखने को मिलते हैं। कौन से? फोलिएट पैपिले इन डॉग्स। और ये बेटा उनको हेल्प करते हैं पैंटिंग में। पैंटिंग क्या होता है? आपने कुत्तों को देखा है, गर्मी जब उनको बहुत ज़्यादा लगती है तो ऐसे ऐसे करके ब्रीथ करते हैं ना, और उनकी जीभ बाहर निकली रहती है और वहाँ से बेटा सलाइवा ड्रूल करता है। जो सलाइवा है वो ऐसे गिरता है, वो सलाइवा के गिरने से बेटा उनको, वो सलाइवा पानी है, इवेपोरेट होगा बेटा, उसको उससे उनको ठंडक मिलेगी, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो इसलिए बेटा वो ऐसे ऐसे पैंटिंग करते हैं, ठीक है। हमारे केस में बेटा फोलिएट पैपिलेस नहीं होते हैं। वी हैव सर्कमवेलेट, वी हैव फिलीफॉर्म एंड वी हैव फंजीफॉर्म। इससे बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिलीफॉर्म पैपिले में नो टेस्ट बर्ड्स, कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। तो इनका काम केवल और केवल आपके टंग को एक रफ टेक्सचर प्रोवाइड करना है, उसको पिंक अपीयरेंस जो आता है आपकी टंग का, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फिलीफॉर्म पैपिले, है ना। बाकी फंजीफॉर्म हो आपके साथ, इनमें बेटा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब बेटा टेस्ट बर्ड की बात चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। आपके टंग में जो बिल्कुल टिप होता है बेटा, दिस टिप पे शुगर के लिए बेटा टेस्ट बर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको नमक या मिर्च या नमक या तीखा वगैरह नहीं पता लगेगा, आपको वो भी पता लगेगा, लेकिन बेटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड होते हैं शुगर के लिए, मीठे के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेटा आ जाओ साइड में थोड़ा सा, तो यहाँ पे बेटा जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो होते हैं सॉल्ट के लिए, नमकीन के लिए। थोड़ा और पीछे चले जाओ बेटा, तो यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड होते हैं दैट इज़ फॉर सोर, खट्टे के लिए। और इस पार्ट में बेटा जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं दिस इज़ फॉर बिटर, कड़वे के लिए, ठीक है। इसीलिए बेटा या तो हम, आपने देखा होगा ना, कोई कोई गोली खाता है, कुछ भी मेडिसिन लेता है, तो या तो वो बिल्कुल टिप के आगे पास रखता है या वो सीधा गले में रखता है। मैं तो गले में रखती हूँ, मुझे नहीं रखा जाता। तो बेटा ये जो लोग आगे रखेंगे तो बेटा दवाई ज़्यादा कड़वी नहीं फील होती है, गले में रख दोगे तो वहाँ तो कोई टेस्ट बर्ड है ही नहीं, कड़वा फील ही नहीं होता, बस ऐसा लगता है कुछ अटक रहा है। अगर आप दवाई को थोड़ा सा भी टंग के पोस्टीरियर सरफेस पे ले जाएंगे तो वहाँ पे बेटा बिटर के टेस्ट बर्ड्स काफ़ी हैं। क्योंकि वहाँ पे बिटर के टेस्ट बर्ड्स काफ़ी हैं तो बेटा वहाँ पे आपको दवाई ज़्यादा कड़वी फील होगी। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता लगेगी, दैट वी डोंट हैव एनी चिली। जो स्पाइसी होता है बेटा, स्पाइसी या चिली टेस्ट के लिए हमारे पास टंग पे कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं है। हाँ, कहीं आपको स्पाइसी टेस्ट बर्ड दिख रहा है क्या? नहीं।
स्पाइसी के लिए हमारे पास कोई भी टेस्ट बड, स्पाइसी के लिए कोई भी टेस्ट बड नहीं है। We don't have any taste bud present on the surface of tongue for spicy flavor, for chili flavor. ठीक है, तीखे के लिए बेटा हमारी टंग के ऊपर कोई भी टेस्ट बड नहीं है। फिर हमें तीखा क्यों लगता है? मैम नमक मिर्च तो समझ में नहीं आता, लेकिन तीखा हो तो बहुत जल्दी समझ में आता है, ऐसा क्यों? सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द डे, पहला हो गया बेटा, आपको क्या बताना है होमवर्क में? 5 आइटिस के एग्जाम्पल्स बताने हैं, मतलब आपको मुझे 5 इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के नाम बताने हैं। और दूसरा बेटा आज का होमवर्क जो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, वो दूसरा होमवर्क है बेटा आपका, वाई वी फील स्पाइसी, वाई वी फील स्पाइसी even if no taste bud or even if no such taste bud is present on surface of tongue for it। ठीक है, हमारे टंग के सरफेस पे तीखे के लिए तो कोई भी टेस्ट बड नहीं है, फिर भी हमें स्पाइसी फील होता है, क्यों? Why we feel spicy even if no such taste bud is present on surface of tongue for it। समझ में आया? आज के 2 क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है, तो होमवर्क करना नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क चाहिए, ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो मैं पहचान सकूं कि कौन है मेरे वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए, अलग अलग करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बायो को ऐसे ही फन बनाएंगे यार, ऐसे ही तो बायो समझ में आएगी। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो डेली का है, डेली हम कुछ ना कुछ तीखा तो खा ही लेते होंगे, कोई कम तीखा खाता है, कोई ज़्यादा तीखा खाता है। गोलगप्पे मैडम बहुत पसंद है, स्पाइसी, भैया थोड़ा और स्पाइसी बनाना, क्यों? कैसे फील होता है हमें ये स्पाइसी फ्लेवर, अगर हमारे पास इसका कोई टेस्ट बड ही नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका आज के 2 होमवर्क क्वेश्चन। अब एक बार फंक्शंस ऑफ टंग देख लें, क्या काम होता है बेटा टंग का, और हमें ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। लिम्फ नोड का बेटा मैं आपको यहीं पे फंक्शन बता दूंगी फंक्शंस में, तो एक बार फंक्शंस ऑफ टंग देख लेते हैं। क्या काम करती है आपकी ये टंग? बोलती बहुत है मैडम ये, बाकी सब तो ठीक है, बोलती बहुत है मैडम, आई एम टू टॉकेटिव, यस। तो सबसे पहला बेटा इसका फंक्शन है हेल्प्स इन स्पीच। अगर आपकी जीभ को बांध दिया जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, नॉर्मली आपकी टंग बेटा यहाँ पे पोस्टीरियर एंड पे अटैच है, लेकिन आगे तो फ्री है एंटीरियर एंड, ठीक है। बहुत बार बेटा ऐसा होता है कि किसी किसी की टंग आगे से ऐसी चिपकी हुई होती है, तो वो अपनी टंग को मूव ही नहीं कर सकता, ऐसे यहाँ पर ऐसे चिपकी हुई होती है, ठीक है। नॉर्मली जब आप ऐसे टंग को ऊपर करते हैं तो बेटा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है दैट इज नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इट इज फ्रीली मूवेबल अटैच टू द हायोइड बोन एंड विद द फ्लोर ऑफ माउथ। आपके फ्लोर ऑफ माउथ से बेटा ये अटैच्ड होती है बाय लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम उस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं जिससे आपकी टंग आपके फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच्ड होती है। कभी ऐसे शीशे में जीभ को ऊपर करके देखना, देखा ही होगा पक्का, है ना। तो आपको एक ऐसे पतली सी मेम्ब्रेन दिखाई देगी जो कि आपकी टंग को पकड़े हुए है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है। पर एंटीरियर एंड पे बेटा ये कनेक्टेड नहीं होती है किसी से भी, एंटीरियर एंड पे ये फ्रीली मूवेबल होती है। तो वो जो फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसको किसी चीज़ से बांध दूँ, या कई बार ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसका एंटीरियर एंड से बेटा ये जुड़ा हुआ होता है आपके टीथ के पीछे की तरफ, है ना, तो उसको बेटा हम बोलते हैं टंग टाई, कि उसकी जीभ जो है वो बंधी हुई है। तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसको कट कर दिया जाता है, जीभ जो होती है वो फ्रीली मूवेबल हो जाती है। तो पहला बेटा इसका फंक्शन क्या हुआ, ये स्पीच में हेल्प करती है, आपको बोलने में हेल्प करती है। दूसरा बेटा इसका फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ये आपके खाने को सलाइवा के साथ
मिक्स करने में हेल्प करती है। तो ये इनडायरेक्टली एक तरह से आपके फूड को सॉफ्ट कर रही है, और सॉफ्ट कर रही है तो बेटा ये आपको च्यूइंग में हेल्प कर रही है। दस softens the food and helps in chewing। ठीक है, और इस तरह से आपको च्यू करने में भी हेल्प कर रही है। ये बेटा इसका दूसरा फंक्शन हो गया। इसके अलावा तीसरा फंक्शन जो कि हेल्प्स इन परसीविंग द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, हेल्प्स इन परसीविंग the sensation of taste। ठीक है, ये है, इसलिए बेटा हम टेस्ट को समझ पाते हैं। अगर आपके टेस्ट बर्ड्स ही ख़त्म हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो बेटा कई बार अच्छा ऐसा भी होता है कि हम कुछ एकदम से गर्म चीज़ खा लेते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता लगता टेस्ट बर्ड कुछ, फिर उस गर्म के बाद तुम कितनी भी मिर्ची खिला लो फिर नहीं टेस्ट समझ में आता। ऐसा क्यों? क्योंकि गरम ने बेटा क्या किया, गरम से एकदम से, आपके पास यहाँ देखा जाए तो कोई गरम का भी कुछ नहीं है, तो बेटा जो आपने गरम चीज़ पी है एकदम से या कुछ खा ली है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो नर्व फाइबर्स हैं आपके पैपिले में या कहीं पर भी बेटा, वो बहुत गंदे तरीके से इरिटेट हो गए हैं। इरिटेट हो गए हैं, ये बोल लो कि थोड़ी देर के लिए उस गर्म की वजह से वो एकदम नम हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ की जो लेयर है, अपर लेयर जो कि बहुत ही सॉफ्ट है बेटा, वो लेयर खत्म हो जाती है, उसमें वहाँ के जो सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। एकदम से हम जो गर्म चीज़ खा लेते हैं, गर्म चीज़ पी लेते हैं, तो जो बेटा अपर लेयर है आपके ऊपर पैलेट की हो गई या आपके टंग की हो गई, वो अपर लेयर बेटा बिल्कुल वहाँ के अपर लेयर के जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल डीजनरेट हो जाते हैं। उन सेल्स के डीजनरेट होने की वजह से उनके अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं वो नर्व फाइबर्स भी खत्म हो जाएंगे, सेल्स ही मर गए ना, तो नर्व फाइबर्स खत्म हो गए, इसलिए बेटा आपको थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल कुछ सेंसेशन वगैरह समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी ये 10 से 12 घंटे के लिए भी हो जाता है ना। उसके बाद चीज़ें 10 से 12 घंटे के अंदर बेटा आपके मुंह के अंदर वापस से एक नई लेयर बन जाती है सेल्स की, और उसमें अपने एपिथेलियम सेल्स आ जाते हैं जहाँ पे अपने सेंसेशन नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो बेटा वो वापस से सेंसेशन को आपके ब्रेन तक ले जाती है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला था। डेली लाइफ में बेटा आपके दिमाग में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन नहीं आ रहा मैडम दिमाग में, लेकिन हाँ ऐसा होता तो है, पर क्यों होता है बेटा उसका कारण, ठीक है, कि एकदम से हम कुछ गर्म खा लेते हैं तो हमें ना ऐसा लगता है मुंह तो जल गया, ठीक है, फिर ना मैडम 4-5 घंटे तक, कई बार एक पूरा दिन तक ना मैडम कुछ सेंसेशन ही फील नहीं होता है वहाँ पे। क्यों नहीं होता है? उसका कारण बेटा ये है कि जो आपकी टॉप लेयर है ना, माउथ के अंदर जो भी आपकी टॉप लेयर स्किन वगैरह में, यहाँ पे बेटा आपकी सेंसरी नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी मतलब यहाँ पे जो एपिथेलियम है, जो यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं। एकदम से आपने कुछ गर्म खा लिया तो बेटा वहाँ के सेल्स क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। वहाँ के सेल्स क्योंकि बेटा डीजनरेट हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उन सेल्स के अंदर जो सेंसरी नर्व फाइबर्स थे बेटा वो भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई सेंसेशन ऊपर नहीं जाता। लेकिन हमारे माउथ के अंदर बेटा ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी, ठीक है, सबसे अच्छी बेटा ब्लड सप्लाई आपके माउथ के, इसीलिए आपका मुंह पूरा अंदर से लाल है ना, पिंक है। पिंक क्यों है? क्योंकि बेटा बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स वहाँ पे हैं, जिसकी वजह से पिंक दिखाई देती है। तो बेटा क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ पे जो अंदर सेल्स हैं वो बहुत जल्दी रीजनरेट करते हैं, और बहुत जल्दी रीजनरेट करने की वजह से क्या होता है, आपके नए सेल्स बन जाते हैं। सेल बन जाते हैं तो उनके अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं, तो बेटा आपके सेंसेशंस जाने लग जाते हैं। समझ में आया? ये सबके दिमाग में होता है कि अब मुझे सेंसेशन नहीं आ रहा है, ये तो ठीक है, मुँह जल गया, पर क्यों नहीं आ रहा बेटा वो। दूसरी बात बेटा, आपने थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, राइट। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, ये आप होमवर्क में अगर ढूंढ ले तो ठीक है, नहीं ढूंढते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम जब बेटा थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उस बॉडी टेम्परेचर में हम उसको एक्सिलरी रीजन में भी रख सकते हैं, ठीक है, हम उसको थाई के जो ग्रोइन्स हैं, ग्रोइन रीजन में भी रख सकते हैं, थाई की कॉर्नर में रख सकते हैं, ठीक है, हम उसको आपके नी के पीछे की तरफ भी रख सकते हैं थर्मामीटर को, राइट। लेकिन मैक्सिमम बेटा हम थर्मामीटर को जीभ के नीचे रखते हैं, ऐसा क्यों, है ना। और जीभ के नीचे रखना ही डॉक्टर्स प्रिफर भी करवाते हैं। आप जीभ के नीचे रखो, एक्सिलरी रीजन में रखो, आप ग्रोइन रीजन में मतलब जहाँ पे आपका थाई का कॉर्नर है आप वहाँ रखो, या बेटा पटेला के पीछे की तरफ रखो, आपका जो जो नी है ना, घुटने के पीछे की तरफ अगर आप ऐसे पैर को फोल्ड करके रखते हो तो भी आपको टेम्परेचर पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी बेटा हम प्रेफर करते हैं कि हम थर्मामीटर को जीभ के नीचे रखें, है ना, ऐसे करके। क्यों हम इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस
क्यों देते हैं। तो क्लास की शुरुआत भी बेटा हमने क्यों से की थी और क्लास की एंड भी हम क्यों से करेंगे, ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे। राइट, बायोलॉजी नो डाउट इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस इंटरेस्टिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास बेटा जब भी हमारी डिस्कस होगी या जब भी हमारी स्टार्ट होगी, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे पैलेट, ठीक है, एंड रेस्ट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तब बेटा हम लोग इस क्यों के आंसर से शुरुआत करेंगे और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। So I would like to say thank you for attending the whole class. जिस किसी ने अटेंड किया बहुत ही अच्छी बात है, जिस किसी ने नहीं अटेंड किया ना बेटा, बहुत कुछ मिस करने वाले हो तुम लोग, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। यस, सो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड इन क्यों के आंसर खोजते रहिएगा जब तक वो क्यूरियोसिटी बेटा आपके अंदर जिंदा है, जब तक फन फैक्ट जानने के पीछे की रीज़न बेटा आपके अंदर जिंदा है, तब तक समझ लो बायो पढ़ने में कभी बोरियत नहीं होगी। यस, तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में विद फर्दर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।